इस आदमी के खिलाफ एक स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र बेकार है, जैसा कि चौथी आकाशीय परत मार्शल जनरल की अपेक्षा थी। रुद्रसेन ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि योगेंद्र अपने स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं थे, लेकिन उन्होंने केवल अपने स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र की पहली परत का उपयोग किया था, ट्रिपल स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र सुपरपोजिशन। जब योगेंद्र दौड़े तो रुद्रसेन ने अपने स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र की 3 परतें जोड़ीं। क्या? योगेंद्र चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि उसे जो दबाव झेलना होगा वो 3 गुना बढ़ जाएगा। जब ट्रिपल स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड सुपरपोजिशन का उपयोग किया गया था तो ये योगेंद्र की गति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता था। इसके अलावा वो स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र सुपरपोजिशन द्वारा निचोड़ा गया था, इसलिए उसकी ताकत बहुत दब गई थी। आश्चर्य के एक छोटे से क्षण के बाद योगेंद्र हंसे। अच्छा, ये दिलचस्प है। अगर ये पहले की तरह ही दमन होता तो मुझे बहुत निराशा होती। बूम! रुद्रसेन दौड़कर आए और योगेंद्र को मुक्का मारा। योगेंद्र को ट्रिपल स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र सुपरपोजिशन द्वारा दबा दिया गया था, इसलिए उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं। लेकिन योगेंद्र की ताकत बहुत मजबूत थी। रुद्रसेन का ट्रिपल स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड सुपरपोजिशन योगेंद्र को पूरी तरह से नहीं रोक सका। योगेंद्र चिल्लाया। उन्होंने रुद्रसेन पर भी मुक्का मारा। रुद्रसेन का आक्रमण भयानक था। बैंग! दोनों पक्ष फिर जोर से टकराए। रुद्रसेन ने महसूस किया कि एक अतुलनीय हिंसक शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर रही है। बल ने उसके खून और कीवी को हिला दिया। रुद्रसेन चौंक गए। ऐसा लगता है कि योगेंद्र ने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। अब वो ट्रिपल स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र सुपरपोजिशन द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन विस्फोटक बल पहले से भी अधिक मजबूत था। जाहिर है, योगेंद्र अपनी असली ताकत दिखा रहे थे। रुद्रसेन को योगेंद्र ने पीछे धकेल दिया। योगेंद्र का चेहरा उपहास से भरा था। उन्होंने निडर भगवान की मुट्ठी कौशल का इस्तेमाल किया और रुद्रसेन की ओर मुक्का मारा। बैंग! दोनों पक्ष फिर जोर से टकराए। योगेंद्र के हमले से रुद्रसेन को 10 मीटर से अधिक उड़कर भेजा गया था। वो अजीब तरह से जमीन पर खड़ा था। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। ये पूरी तरह से एक तरफा लड़ाई है। कई लोगों ने सिर हिलाया। शुरुआत से अंत तक योगेंद्र का युद्ध में पलड़ा भारी रहा। यहां तक कि जब रुद्रसेन ने अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल किया तब भी योगेंद्र का पलड़ा भारी था। कई लोगों की नज़र में इस लड़ाई में लगभग कोई सस्पेंस नहीं था। तुमने मुझे निराश किया है, योगेंद्र ने उपहास किया। योगेंद्र के होंठ एक उपहास में बदल गए। वो जल्दी से आगे बढ़े और रुद्रसेन पर हमला करते हुए फिर से निडर भगवान की मुट्ठी कौशल का इस्तेमाल किया। क्या ऐसा है? मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बस शुरुआत है। रुद्रसेन ने उपहास किया और दोनों हाथों से एक मोहर बनाई। बैंग! रुद्रसेन के शरीर से एक भयानक आभा फैल गई। फिर बिजली की शक्ति आपस में जुड़ गई। आकाश तानाशाह बिजली मंत्र। रुद्रसेन ने स्काई टायरेंट लाइटनिंग इंकैंटेशन का इस्तेमाल किया। रुद्रसेन का शरीर घनी बिजली ऊर्जा से घिरा हुआ था। फिर वो आगे बढ़ा और योगेंद्र की ओर बढ़ गया। क्या? गुप्त बिजली तकनीक? कई लोगों ने रुद्रसेन को हैरत में देखा। गुप्त बिजली तकनीक बहुत दुर्लभ और खेती करना मुश्किल थी, लेकिन एक बार जब वे सफलतापूर्वक विकसित हो जाते हैं तो उनके पास अक्सर अतुलनीय अत्याचारी आक्रामक शक्ति होती है। बैंग! दोनों पक्ष फिर से टकराए। स्थानिक चुंबकीय क्षेत्रों की 3 परतें स्काई टायरेंट लाइटनिंग इंकैंटेशन के साथ एक साथ आरोपित की गई थीं। इस समय रुद्रसेन की अत्याचारी युद्ध शक्ति पूरी तरह से विस्फोट हो गई थी जब वो योगेंद्र से लड़ रहे थे। योगेंद्र को मूल रूप से पूर्ण लाभ था, लेकिन इस समय उनके निडर भगवान के मुट्ठी कौशल को रुद्रसेन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। वो अब रुद्रसेन को दबा नहीं सकता था। सभी ने देखा कि स्काई टायरेंट लाइटनिंग इंडेंटेशन का उपयोग करने के बाद रुद्रसेन लड़ते हुए और भी साहसी हो गए। उसने योगेंद्र पर हमला करना जारी रखा। इसके अलावा हमलों की प्रत्येक लहर पिछले की तुलना में भयंकर थी। योगेंद्र धीरे धीरे रुद्रसेन द्वारा दबाया जा रहा था। भैंग! इस समय रुद्रसेन ने अपने शरीर में एक अतुलनीय अत्याचारी शक्ति का विस्फोट महसूस किया। फिर रुद्रसेन को परमानंद का विस्फोट महसूस हुआ। अभी अभी हुए उन्मादी हमले में रुद्रसेन की शक्ति चरम पर पहुंच गई थी और उसकी साधना फिर से टूट गई थी। वो पहले आकाशीय चरण से दूसरे आकाशीय चरण में आगे बढ़ गया था और उसकी ताकत एक ड्रैगन हाथी की ताकत से 5 ड्रैगन हाथियों की ताकत तक बढ़ गई थी। 5 ड्रैगन हाथियों की ताकत 50 ड्रैगन की ताकत के बराबर थी। रुद्रसेन की ताकत 150 ड्रैगन की ताकत तक पहुंच सकती थी। रुद्रसेन मदद नहीं कर सके, लेकिन मन ही मन सोचने लगे कि केवल जीवन और मृत्यु की लड़ाई ही किसी की क्षमता को उत्तेजित कर सकती है और किसी की साधना में काफी सुधार कर सकती है। प्राचीन बातें वास्तव में सच हैं।
रुद्रसेन जो टूट गए थे, अब ताकत के मामले में योगेंद्र को पूरी तरह से दबाने में सक्षम थे। स्काई टायरेंट लाइटनिंग इंडेंटेशन। रुद्रसेन ने छलांग लगाई और गड़गड़ाहट की घनी शक्ति आपस में जुड़ गई। वो गड़गड़ाहट में नहाए हुए गड़गड़ाहट के देवता की तरह था, जो आकाश से उतर रहा था और योगेंद्र पर हमला कर रहा था। निडर भगवान की मुट्ठी कौशल। योगेंद्र ने दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से हमला किया। इस समय उसे खतरे की एक मजबूत भावना महसूस हुई। ये ऐसा एहसास था जिसे उसने पहले महसूस नहीं किया था। भैंग। सभी ने रुद्रसेन और योगेंद्र को जमकर टकराते देखा। रुद्रसेन 1 इंच भी नहीं हिले। योगेंद्र को रुद्रसेन ने दर्जनों मीटर उड़ाकर भेजा था। रुद्रसेन के हमले से टकराने वाला हाथ जोर जोर से कांप रहा था। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाल फट गया और खून तुरंत बाहर निकल आया। ये कैसे संभव है? रुद्रसेन ने योगेंद्र को घायल कर दिया? ये वास्तविक नहीं हो सकता, ये वास्तविक नहीं हो सकता। मेरी आंखें मुझ पर चाल चल रही होंगी। ये कैसे हो सकता है? योगेंद्र ने रुद्रसेन की ओर उदास भाव से देखा, यहां तक कि उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। कुछ समय पहले उन्होंने इस लड़ाई में पूर्ण लाभ प्राप्त किया था, लेकिन पलक झपकते ही उन्हें रुद्रसेन ने खदेड़ दिया और घायल भी हो गए। क्या चल रहा है? सुरेंद्र मोहन के हाव भाव अचानक डूब गए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि रुद्रसेन योगेंद्र से पराजित होने वाले हैं। सुरेंद्र मोहन ये भी सोच रहे थे कि योगेंद्र रुद्रसेन के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। क्या योगेंद्र गलती से उसे घायल कर देंगे, या योगेंद्र और भी अधिक निर्दयी होंगे? क्या योगेंद्र गलती से रुद्रसेन के डेंटियन को चकनाचूर कर देंगे? सुरेंद्र मोहन, जो एक अद्भुत कल्पना में डूबे हुए थे, ने योगेंद्र को रुद्रसेन द्वारा घायल होते देखा। इससे सुरेंद्र मोहन के हाव भाव बहुत बदसूरत हो गए। सुरेंद्र मोहन के बगल में कुछ लोग भी थोड़े भौंसे-कोड़े। स्वाभाविक रूप से वे इस समय सुरेंद्र मोहन को नाराज करने से बचने के लिए नहीं बोलेंगे। हाँ, मुझे पता था कि यह बच्चा इतनी आसानी से नहीं हारेगा। रुद्रसेन को स्थिति को पलटते देख जुगल चौधरी तुरंत जोर से हंस पड़े। पहले से धुंध और चिंता दूर हो गई थी। ये बच्चा वास्तव में मजबूत है, मैं इसे शिष्य के रूप में लेना चाहता हूं, एक बुजुर्ग ने कहा। रहने भी दो, कुछ सालों में इस बच्चे की ताकत हमसे आगे निकल जाएगी। एक और बुजुर्ग मुस्कुराया और सिर हिलाया। दूसरे सेलेशियल चरण मार्शल जनरल की ताकत वास्तव में मजबूत है। योगेंद्र को खदेड़ने के बाद रुद्रसेन ने अपनी ताकत महसूस की और उनके चेहरे पर एक खुशी का भाव दिखाई दिया। सफलता के बाद उनकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई थी। रुद्रसेन को एक ऐसी ताकत का एहसास हुआ जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सफलता के बाद रुद्रसेन सिर्फ अपना गुस्सा निकालना चाहते थे और साथ ही अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहते थे। वे योगेंद्र की ओर बढ़े और ठंडे स्वर में चिल्लाए, योगेंद्र, फिर से। हम रुद्रसेन द्वारा उकसाए जाने के कारण योगेंद्र मदद नहीं कर सका, लेकिन ठंड से खर्राटे ले सके। वह स्वाभाविक रूप से लड़ने से नहीं डरेगा। योगेंद्र ने रुद्रसेन की ओर ठंडे स्वर में देखा और कहा, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितना मजबूत हूं। झपट्टा मारना। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, योगेंद्र चले गए। सभी ने देखा कि योगेंद्र अचानक 2 भागों में विभाजित हो गया था। भगवान, ये किस तरह की तकनीक है? अब 2 योगेंद्र क्यों हैं? कई लोग सदमे में चिल्ला उठे। योगेंद्र की विधि वास्तव में चमत्कारी थी। रुद्रसेन, चाहे तुम कितना भी संघर्ष करो, तुम मुझसे हार जाओगे। हैरानी की बात यह थी कि दोनों ने एक ही समय में बात की। अगले ही पल 2 डिग्निटी नो स्काई 4 डिग्निटी नो स्काई बन गई। आपका असफल होना तय था, रुद्रसेन ने कहा। 4 प्रतिष्ठित प्राणियों ने एक ही समय में बात की। अगले ही पल उनमें से 8 थे। इस तरह का तरीका वास्तव में बहुत राक्षसी था। उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर अवाक भाव थे। ऐसा अजीब तरीका किसने कभी देखा था? एक व्यक्ति अचानक 8 समान लोगों में बदल गया था। योगेंद्र कौन सा है? बहुत से लोग ये पता लगाना चाहते थे कि असली सौदा कौन सा था, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि इसमें क्या अलग था। हर डिग्निटी योगेंद्र एक ही आभा थी। हर डिग्निटी योगेंद्र वास्तविक शरीर लग रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा। आइए देखते हैं कि रुद्रसेन योगेंद्र की प्राचीन क्लोन तकनीक को कैसे अवरुद्ध करेंगे। सुरेंद्र मोहन ने उत्साह से ताली बजाई। उसने इस गुप्त तकनीक के बारे में पहले सुना था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने योगेंद्र को इसका इस्तेमाल करते देखा था। उस पल सुरेंद्र मोहन को एहसास हुआ कि यह गुप्त तकनीक कितनी अजीब और शक्तिशाली है। वो जानता था कि योगेंद्र ने रुद्रसेन को हरा दिया है। उसने उपहास किया और रुद्रसेन की ओर देखा, जैसे कि वो एक मृत व्यक्ति को देख रहा हो।
यहाँ तक कि सुरेंद्र मोहन के साथ अच्छे संबंध रखने वाले बुजुर्ग भी भ्रमित थे। उन्हें नहीं पता था कि सुरेंद्र मोहन क्यों चाहते थे कि रुद्रसेन को इतनी बुरी तरह से कष्ट उठाना पड़े। क्या ये ब्लड ड्रैगन गैंग की वजह से था? उन्हें लगा कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं, लेकिन वो इसका कारण नहीं समझ सके। दूसरी ओर, क्या तुम्हें पता चला है कि योगेंद्र का असली शरीर कौन सा है? नहीं, लेकिन उनमें से हर एक असली लगता है। ये परेशानी भरा है। 8 डिग्निटी योगेंद्र रुद्रसेन हारने वाले हैं। जुगल चौधरी के बगल में बैठे बुजुर्गों ने चिंतित होकर कहा, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी ना करें। रुद्रसेन के पास इसे तोड़ने का एक तरीका हो सकता है। हालांकि जुगल चौधरी को भी यहां कहना स्वयं को सांत्वना देने जैसा लग रहा था। दूसरी ओर फायर किलिन लड़ाई देख रहे थे। जब उसने योगेंद्र को 8 भागों में विभाजित देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। इस आदमी की तकनीक काफी अजीब है। मुझे आश्चर्य है कि क्या रुद्रसेन इसे संभाल सकते हैं। 8 डिग्निटी योगेंद्र 8 अलग अलग दिशाओं में विभाजित होकर रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। रिंग में लड़ाई को घबराहट से देखते हुए सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। लड़ाई एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गई थी। योगेंद्र ने इस शक्तिशाली गुप्त तकनीक का प्रदर्शन किया था। ये बहुत संभावना थी कि ये लड़ाई के परिणाम को निर्धारित करेगा। भूम! सभी 8 डिग्निटी योगेंद्र ने एक बार में हमला किया। रुद्रसेन की ओर दौड़े। उस समय लगभग कोई भी रुद्रसेन की संभावनाओं के बारे में आशावादी नहीं था। योगेंद्र की गुप्त तकनीक बस बहुत शक्तिशाली थी। 8 डिग्निटी योगेंद्र ने रुद्रसेन पर हमला किया, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि रुद्रसेन बहुत तेज थे। 8 डिग्निटी योगेंद्र ने एक साथ रुद्रसेन पर हमला किया, लेकिन रुद्रसेन उनके सभी हमलों को चकमा देने में कामयाब रहे। ये सभी अपने मुंह से दृश्य को घूर रहे थे। किसी को ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। मूल रूप से सभी ने सोचा था कि रुद्रसेन, जो घिरे हुए थे, जल्द ही हार जाएंगे। लेकिन किसने सोचा था कि 8 डिग्निटी योगेंद्र रुद्रसेन को छू भी नहीं सकते। रुद्रसेन की गति बहुत तेज थी। उसे पा लिया। रुद्रसेन की आंखें अचानक चमक उठीं। उन्होंने 8 क्लोनों के बीच अंतर की खोज की। हालांकि 8 डिग्निटी योगेंद्र में कोई दोष नहीं था। उनमें से 7 को योगेंद्र ने एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके संघनित किया था। वे उसका वास्तविक शरीर नहीं थे, इसलिए इन 7 क्लोनों और योगेंद्र के बीच लगभग कोई अंतर नहीं था। हालांकि अभी भी कुछ सूक्ष्म अंतर थे। उदाहरण के लिए, जब वे हमला करते थे तो वे हवा को प्रवाहित करते थे। योगेंद्र का मूल शरीर मांस और रक्त से बना था, जबकि अन्य 7 क्लोन ऊर्जा से संघनित थे। स्वाभाविक रूप से उनके कारण होने वाला वायु प्रवाह अलग था। आम लोगों के लिए इस तरह के सूक्ष्म अंतरों को नोटिस करना मुश्किल था, लेकिन रुद्रसेन ने गोल्डन विंग्ड रॉक अवतार को परिष्कृत किया था, इसलिए बाहरी दुनिया के बारे में उनकी धारणा बहुत मजबूत थी। उन्होंने 8 डिग्निटी योगेंद्र में से एक को बंद कर दिया। वहीं रुद्रसेन ने अपनी पूरी ताकत से स्काई टैरेंट थंडर इनकैंटेशन को सक्रिय कर दिया। कर्कश! रुद्रसेन के दाहिने हाथ में वज्र ऊर्जा की गेंद संघनित हो गई। रुद्रसेन ने वज्र ऊर्जा गेंद को अपने हाथ में पकड़ लिया। रुद्रसेन को राया और अपनी सारी शक्ति लगा दी। तुरंत योगेंद्र की ओर दौड़ पड़ा। फिर उसके हाथ में वज्र ऊर्जा की गेंद योगेंद्र की ओर फट गई। योगेंद्र अविश्वसनीय लग रहा था। अगले ही पल रुद्रसेन के स्काई टैरेंट थंडर इनकैंटेशन द्वारा संघनित वज्र ऊर्जा की गेंद योगेंद्र के शरीर में टकरा गई। बैंग! पृथ्वी को हिलाने वाले विस्फोट के साथ वज्र ऊर्जा गेंद फट गई और योगेंद्र उड़ गया। वाह! उसने हवा में एक कौर खून उगल दिया। अन्य 7 क्लोनों के लिए वे सभी पतली हवा में गायब हो गए। योगेंद्र, इसे खत्म करने का समय आ गया है। रुद्रसेन ने उपहास किया और योगेंद्र की ओर दौड़ा। उस पर एक मुक्का फेंका। हे भगवान, योगेंद्र हारने वाला है। क्या यह बहुत अविश्वसनीय नहीं है? यहां तक कि योगेंद्र जैसे गुरु का भी रुद्रसेन का कोई मुकाबला नहीं है। आश्चर्य के विस्मयादि बोधक अचानक गूंज उठे और आश्चर्य की कई निगाहें अखाड़े में नाजुक और सुंदर युवाओं की ओर देखने लगीं। योगेंद्र माउंटेन रिवर लिस्ट में 7वें स्थान पर रखा गया था और वो लंबे समय से प्रसिद्ध था। एज़्योर खागन इंस्टीट्यूट में जब भी लोग उनके बारे में बात करते थे, उनके चेहरे का रंग बदल जाता था। अब योगेंद्र जैसे शक्तिशाली गुरु को रुद्रसेन जैसे नए शिष्य से पराजित होने वाला था। रुद्रसेन के आक्रमण में उग्र यान की शक्ति निहित थी। बिजली का दाव स्वयं इस प्रकार की हिंसक, अविनाशी और अप्रतिरोधी शक्ति का था। रुद्रसेन का आक्रमण योगेंद्र को पूरी तरह से खत्म करने के लिए था, लेकिन योगेंद्र वास्तव में काफी मजबूत था। भले ही स्थिति उसके लिए नुकसानदेह हो, फिर भी उसे हड़ताल करने का अवसर मिल सकता था। थोड़े ही समय में योगेंद्र ने लगातार 3 बार प्रहार किए और जब 3 हथेलियां ओवरलैप हुईं तो आक्रमण की शक्ति तेजी से बढ़ गई। बैंग!
दोनों पक्ष एक दूसरे से जमकर टकराए और भयानक शॉकवेव बाहर निकले, जिससे पूरा मंच हिल गया। योगेंद्र को रुद्रसेन ने उड़ाकर भेजा था, लेकिन रुद्रसेन का आक्रमण उन्हें घायल करने में विफल रहा। योगेंद्र नाराज अभिव्यक्ति के साथ जमीन पर उतरा। जाहिर है, रुद्रसेन के साथ लड़ाई के परिणाम स्वरूप उनका अंत इस तरह हुआ था। योगेंद्र के लिए यह अपमान से अलग नहीं था। योगेंद्र एक उदास और निर्दयी व्यक्ति था। वो रुद्रसेन को कैसे जाने दे सकता था? अगर लुक मार सकते थे तो रुद्रसेन को योगेंद्र की ठंडी चमक से 1000 टुकड़ों में काट दिया गया होता। योगेंद्र की ठंडी निगाहें रुद्रसेन पर टिकी हुई थीं। उन्होंने अपने मुंह के कोने से खून का एक निशान मिटा दिया और एक आवाज जो नर्क की गहराई से आ रही थी सुनाई दी। आप मुझे मेरी मार्शल स्पिरिट का उपयोग करने के योग्य हो। मार्शल स्पिरिट? वो ठीक कह रहे हैं। योगेंद्र ने अभी तक अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग नहीं किया है। अफवाहों के अनुसार योगेंद्र की मार्शल स्पिरिट बेहद डरावनी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये क्या है, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी मार्शल स्पिरिट देखी है वे सभी मर चुके हैं। कुछ लोग चर्चा करने लगे। योगेंद्र का इतना शक्तिशाली होने का कारण उनकी मार्शल सोल की ताकत से निकटता से संबंधित था। कई लोग घबराकर मंच की ओर देख रहे थे कि देखना चाहते थे कि योगेंद्र की मार्शल स्पिरिट क्या है। क्या उसने आखिरकार उस मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया है? ली मोहसिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। एल्डर, क्या आप जानते हैं कि योगेंद्र की मार्शल स्पिरिट क्या है? ली के बगल में एक बुजुर्ग ने पूछा। हालांकि मैंने इसे नहीं देखा है, मैंने इसके बारे में सुना है। बस इंतजार करें और देखें, ये मार्शल स्पिरिट बेहद डरावनी है। एक बार जब ये सक्रिय हो जाता है तो हे। योगेंद्र की मार्शल स्पिरिट, ये क्या है? ये योगेंद्र के लिए बेहद है। जुगल चौधरी के बगल में एक बुजुर्ग ने कहा। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन डूब गया, जैसे कि वो थोड़ा चिंतित था। योगेंद्र अंत तक मार्शल स्पिरिट नहीं है। नहीं, बैंग। उस पल योगेंद्र टू द टू बी। योगेंद्र करने के लिए नहीं, आकाश के लिए योगेंद्र। सभी ने देखा कि शून्य में धीरे धीरे एक खून का समुद्र दिखाई दे रहा है। ये खूनी समुद्र की दुनिया है। कई लोगों ने हवा में तैरते हुए रक्त लाल सागर को भय से देखा। खूनी समुद्र की दुनिया एक अत्यंत दुर्लभ मार्शल स्पिरिट थी। ऐसा कहा जाता था कि एक बार जब खूनी समुद्र की दुनिया नीचे उतरी, जब तक कि कोई इससे घिरा हुआ था, फिर खूनी समुद्र की दुनिया में फंसे काश्तकारों का खून खूनी समुद्र की दुनिया द्वारा निगल लिया जाता था। इसमें फंसे किसान सूखी लाशों में बदल जाते थे और एक दुखद मौत मर जाते थे। हालांकि क्योंकि इस प्रकार की मार्शल स्पिरिट बहुत दुर्लभ थी, इस प्रकार की मार्शल स्पिरिट के बारे में जानकारी केवल अफवाहों से ही ज्ञात थी। इस प्रकार की मार्शल स्पिरिट में किस प्रकार की क्षमताएं थीं, कोई नहीं जानता था। शायद केवल वे लोग जिनके पास इस प्रकार की मार्शल स्पिरिट थी, उन्हें पता होगा कि इस प्रकार की मार्शल स्पिरिट में किस प्रकार की अकल्पनीय और भयानक क्षमताएं थीं। पूरे मंच पर ढकी हुई खून की धुंध मोटी और मोटी हो गई। योगेंद्र खून की धुंध में खड़ा था और रुद्रसेन को ठंड से देख रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, जल्द ही आप देखेंगे कि आपका खून पीछे की ओर बह रहा है। आप कमजोर और कमजोर होते जाएंगे, फिर आप जमीन पर घुटने टेकेंगे और मुझसे दया की भीख मांगेंगे, मुझसे अपनी क्षमा करने की भीख मांगेंगे। आपको क्षमा करें। योगेंद्र कदम दर कदम रुद्रसेन की ओर चल पड़े। बूम! खूनी समुद्र की दुनिया उबल उठी और एक रक्त लाल शक्ति उमड़ पड़ी, जिसने रुद्रसेन को लपेट लिया। खूनी समुद्र की दुनिया में निहित भयानक शक्ति को महसूस करते हुए कई लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। खूनी समुद्र की दुनिया में निहित शक्ति बहुत भयानक थी। इसके अलावा ये शक्ति बहुत अजीब थी। बहुत से लोग जो दूर थे, उन्हें लगा कि उनका खून बहुत तेजी से बह रहा है। ये ऐसा था जैसे कोई ऐसी शक्ति थी जो उनके शरीर से उनके खून को बाहर निकालना चाहती थी। क्या भयानक मार्शल स्पिरिट है! कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। ये मार्शल स्पिरिट बहुत भयानक थी। कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और वे जल्दी से पीछे हट गए और मंच के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें चिंता थी कि उनका खून सचमुच चूस लिया जाएगा। ये वास्तव में इतनी भयानक मार्शल स्पिरिट है। जुगल चौधरी और अन्य लोगों के चेहरे अचानक बदल गए और वे चिंतित रूप से रुद्रसेन की ओर देखने लगे। ये मार्शल स्पिरिट अपने प्रतिद्वंदी का खून चुरा सकती है। आइए देखते हैं कि ये बच्चा इसका कैसे विरोध करेगा। दूसरी ओर ली मोहसिन जोर जोर से हंस रहे थे। रुद्रसेन खूनी समुद्र की दुनिया से घिरे हुए थे। उसने महसूस किया कि उसका खून बहुत तेज गति से बह रहा है। उसके शरीर में खून ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके शरीर से बाहर निकलने वाला है। रुद्रसेन का चेहरा बदल गया। जुगल चौधरी की मार्शल स्पिरिट वाकई अजीब थी, लेकिन रुद्रसेन जल्दी ही शांत हो गए। जुगल चौधरी उनका खून निगलना चाहते थे। क्या ये मजाक नहीं था? उसके पास एक निगलने वाली मार्शल स्पिरिट थी।
केवल वही दूसरों को खा सकता था, वो दूसरों को उसे निगलने कैसे दे सकता था। रुद्रसेन ने अपनी 3 भक्षण करने वाली मार्शल आत्माओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया जा रहा था और रुद्रसेन द्वारा बलपूर्वक रक्तलाल प्रकाश की एक अनंत मात्रा को निगल लिया जा रहा था। योगेंद्र की भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट न केवल रुद्रसेन को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी, बल्कि इसे रुद्रसेन की खूनी समुद्र की दुनिया द्वारा भी निगल लिया जा रहा था। नहीं, यह असंभव है। अविश्वास में योगेंद्र चिल्लाया। उनकी मार्शल स्पिरिट कभी विफल नहीं हुई थी, ये कहा जा सकता है कि ये अजेय था। लेकिन रुद्रसेन के सामने उनकी खूनी समुद्री मार्शल स्पिरिट की दुनिया नष्ट हो गई थी। योगेंद्र इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? रुद्रसेन ने उपहास किया। वो जल्दी से चला गया, जैसे कोई रॉक अपने पंख फैलाता हो। उसकी गति अविश्वसनीय थी और एक झटके में वो योगेंद्र के सामने प्रकट हो गया। रुद्रसेन के दाहिने हाथ ने एक मोहर बनाई और उन्होंने स्काई टायरेंट लाइटनिंग इनकेंटेशन का इस्तेमाल किया। उनके हाथ में बिजली का एक गोला संघनित हो गया और रुद्रसेन ने उसे योगेंद्र पर फेंक दिया। भैंग! बिजली का गोला फट गया और योगेंद्र उड़ गया। उसकी छाती बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गई और वो जमीन पर गिर गया। उसे 3 बार खांसी में खून आया और फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। योगेंद्र हार गया। योगेंद्र वास्तव में हार गया था। ये कैसे हो सकता है? ये रुद्रसेन बहुत मजबूत है ना? यहां तक कि माउंटेन रिवर लिस्ट में 7वें स्थान पर रहे योगेंद्र भी उनकी जोड़ी नहीं है। वो कितना शक्तिशाली है? पूरे मार्शल स्टेज स्क्वायर में हंगामा मच गया। हर कोई उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहा था, ये विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि रुद्रसेन विजेता थे। पीछे मुड़कर सोचते हुए ये लड़ाई वास्तव में तीव्र और रोमांचक थी। अंतिम क्षण तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये परिणाम होगा। अच्छा, अति उत्कृष्ट, उन्होंने कहा। जुगल चौधरी ने उत्साह से ताली बजाई। उन्होंने कहा, इस रुद्रसेन ने वास्तव में अपनी ताकत को अच्छी तरह छिपाया, यहां तक कि योगेंद्र जैसे विशेषज्ञ को भी उनसे हार का सामना करना पड़ा। बाकी बुजुर्गों ने प्रशंसा में सिर हिलाया। लानत है। कुछ दूरी पर मनोज मोहन के हावभाव बेहद उदास थे। वो मुड़ा और चला गया, एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। ब्लड ड्रैगन गैंग के शिष्य योगेंद्र को दूर ले गए। रुद्रसेन मंच से नीचे कूद गए और बाहर चले गए। रुद्रसेन ने जवाब में सिर हिलाया और बड़ी मुश्किल से भीड़ को पार कर लिया। अब और नहीं रुकने की हिम्मत न करते हुए वो जल्दी से ड्रैगन गेट के शिविर में लौट आया। रुद्रसेन द्वारा योगेंद्र को हराने की खबर से एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में भारी हंगामा मच गया। कौन जानता था कि कितने लोग ड्रैगन गेट में शामिल होना चाहते थे। हर दिन साइन अप करने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनका सिर फटने वाला था। ऐसे भी कई लोग थे जो रुद्रसेन का दर्शन करना चाहते थे और रुद्रसेन से दोस्ती करना चाहते थे। हालांकि इस समय रुद्रसेन में एकांत में जाने का फैसला किया। उन्होंने फायर किलिन के साथ दवा को परिष्कृत करने, अपनी नींव को मजबूत करने और अपनी कीमियागरी कौशल को सुधारने की योजना बनाई। साथ ही वो लाइमलाइट से बचना चाहते थे। जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ हवा से नष्ट हो जाएगा। रुद्रसेन को पता था कि कब कदम उठाना है और कब लाइमलाइट से बचना है। ड्रैगन गेट के मामलों की रुद्रसेन को कोई चिंता नहीं थी। नील नागेश, जैस्मिन, वांगकुन, जैद पठान और मनोहर राणा ने ड्रैगन गेट के मामलों से निपटने में उनकी मदद की, वो शांति से खेती कर सके। समय एक शटल की तरह उड़ गया। 2 महीने के एकांत के बाद रुद्रसेन आखिरकार बाहर आ गए। रुद्रसेन को एकांत से बाहर आते देखकर हर कोई बहुत खुश हुआ। ड्रैगन गेट के ऊपरी सोपान भी वापस आ गए। लगभग 20 छात्र थे जिन्होंने पहले रुद्रसेन का अनुसरण किया था और वे सभी ड्रैगन गेट में महत्वपूर्ण पदों पर थे। अब सभी लोग यहां इकट्ठे हो गए थे। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि हाल ही में ड्रैगन गेट कैसे विकसित हो रहा है। जैस्मिन ने कहा, सब कुछ ड्रैगन गेट के नियमों के अनुसार किया जाता है, वे बहुत सख्त हैं। वर्तमान में ड्रैगन गेट ने 2356 लोगों की भर्ती की है और 263 कुलीन छात्र कम से कम 7वें फर्म स्टेज मार्शल मास्टर्स हैं। रुद्रसेन थोड़ा हैरान हुए। स्पष्ट रूप से ड्रैगन गेट का विकास रुद्रसेन की अपेक्षाओं से अधिक था। इस तरह की ताकत को एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट की अन्य 5 ताकतों के साथ संघर्ष करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? ठीक है, तुमने कड़ी मेहनत की। इन गोलियों को लो और खेती करो। रुद्रसेन ने गोलियों की 20 से अधिक बोतलें निकाली और सभी को वितरित की। संप्रदाय प्रमुख, ये कौन सी गोली है? मनोहर राणा ने पूछा। ऊर्जा एकत्र करने वाली गोली। पीला, मध्यम और प्रारंभिक श्रेणी ऊर्जा एकत्र करने वाली गोली। इस गोली के लायक कई दसियों हजार सोने के सिक्के हैं। मनोहर राणा ने अपने होठों पर हाथ फेरते हुए एक गोली निकाली। सभी ने देखा कि गोली अंगूठे के आकार की थी और दूधिया सफेद रंग की थी। ये गोली दूधिया सफेद क्यों है? क्या ऊर्जा एकत्र करने वाली गोलियां हल्के हरे रंग की नहीं होती?
मनोहर राणा ने आश्चर्य से पूछा। बाकी लोग भी आश्चर्य से मनोहर राणा के हाथ में गोली देख रहे थे। ये पहली बार था जब उन्होंने इस रंग की एनर्जी गैदरिंग पिल देखी थी। रुद्रसेन ने मन ही मन सोचा, ये एनर्जी गैदरिंग पिल प्राचीन कीमियागर भगवान की गोली का फॉर्मूला है। बाहर की उन गोलियों की तुलना इससे कैसे की जा सकती है? बाहर एक एनर्जी गैदरिंग पिल 20,000 सोने के सिक्कों के लायक है। ये यहां तक कि 2 लाख सोने के सिक्के भी इसे नहीं खरीद सकते हैं। बेशक रुद्रसेन उन्हें ये नहीं बताएंगे। रुद्रसेन ने कहा, प्रत्येक बोतल में 10 एनर्जी गैदरिंग गोलियां हैं, प्रतिदिन 1 गोली। याद रखें, इन ऊर्जा एकत्र करने वाली गोलियों को बाहर नहीं फैलाना चाहिए। हाँ, सभी ने एक स्वर में कहा। रुद्रसेन ने सभी को बर्खास्त कर दिया। बहुत जल्दी हर कोई तितर बितर हो गया और एनर्जी गैदरिंग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अपने स्थानों पर वापस चले गए। माउंटेन रिवर लिस्ट में 31वें स्थान पर रहे वांगकुन ने रुद्रसेन द्वारा दी गई ऊर्जा एकत्र करने वाली गोली को परिष्कृत किया और वास्तव में उस अड़चन को तोड़ दिया जिसने उन्हें 2 वर्षों से परेशान किया था, मार्शल मास्टर क्षेत्र के 10वें स्तर से मार्शल जनरल क्षेत्र तक। इस मामले ने ड्रैगन संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया। हालांकि वे ऊर्जा एकत्र करने वाली गोलियों को परिष्कृत करने के बाद सीधे नहीं टूटे, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी खेती बहुत जल्दी बढ़ गई है। इसके अलावा सभी ने केवल पहली ऊर्जा एकत्र करने वाली गोली को परिष्कृत किया था। जाहिर है, हर कोई जानता था कि रुद्रसेन ने उन्हें जो एनर्जी गैदरिंग पिल्स दी थीं, उनकी तुलना बाहर बिकने वाली गोलियों से की जा सकती थी। ड्रैगन संप्रदाय के सभी उच्च अधिकारी जिन्होंने ऊर्जा एकत्र करने की गोलियां प्राप्त की थीं, वे इसका इंतजार कर रहे थे। इन 10 ऊर्जा एकत्र करने वाली गोलियों को परिष्कृत करने के बाद क्या वे अपनी खेती में भी सफलता प्राप्त कर पाएंगे? वास्तव में ऐसा ही था। 20 से अधिक लोग अगले क्षेत्र में प्रवेश कर गए और उनमें से 3 ने 2 स्तरों को भी तोड़ दिया। बेशक ये सब भविष्य में था। रात में रुद्रसेन, मनोहर राणा, नील नागेश, निर्नम और अंबरवीर और अन्य उच्च अधिकारी शराब पीने के लिए बाहर चले गए। निर्नम ने कहा कि उन्होंने बंद दरवाजे की खेती से बाहर आने वाले रुद्रसेन को मनाने के लिए सभी के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ ली है। जब सभी पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये वास्तव में एक वेश्यालय था। हालांकि ये कोई साधारण वेश्यालय नहीं था। अंदर की सभी महिलाएं बेहद खूबसूरत थीं और वे सभी संगीत, शतरंज, सुलेख और पेंटिंग, गायन और नृत्य में कुशल थीं। रुद्रसेन और अन्य सभी युवा और जोरदार थे और वे पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं गए थे। थोड़ी देर चर्चा करने के बाद उन्होंने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। उन्होंने 10 से अधिक खूबसूरत महिलाओं को बुलाया। कुछ ने जिथर बजाया, कुछ ने नृत्य किया, कुछ ने गाया और कुछ उनके साथ पिया। यहाँ तक कि सबसे ईमानदार नील नागेश भी अंत में खुद को नियंत्रित नहीं कर सके और 2 महिलाओं को गले लगा लिया जो उनके साथ शराब पी रही थीं और एक दूसरे को तीव्रता से चूमा। सौभाग्य से रुद्रसेन ने अभी भी कुछ संयम बनाए रखा और सभी को ऐसे वेश्यालय में रात बिताने के लिए नहीं लाया। आधी रात को सभी एक साथ चले गए। जब वे बाहर गए तो हवा चली और वे सभी शांत थे। इंपीरियल कैपिटल में रात का प्रतिबंध नहीं था, इसीलिए रात में भी ये बहुत जीवंत था। मैंने सुना है कि इंपीरियल कैपिटल में एक रात का बाजार है जो रात में बहुत जीवंत होता है। कई चीजें जो दिन के उजाले में नहीं देखी जा सकती हैं, उन्हें रात में वहां बेचा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ है? रुद्रसेन ने पूछा। मनोहर राणा ने कहा, मैंने इस रहस्यमयी रात के बाजार के बारे में सुना है, लेकिन मैंने सुना है कि ये ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी प्रवेश कर सकता है। मनोरमा ने कहा, केवल वज्र देश में एक निश्चित स्थिति वाले लोग या शक्तिशाली किसान ही व्यापार करने के लिए रात के बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। नील नागेश एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर कहा, अगर संप्रदाय मास्टर काली सड़क पर एक नज़र डालना चाहते हैं तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। काली सड़क? रुद्रसेन ने आश्चर्य से नील नागेश की ओर देखा। उन्हें लगा कि नील नागेश कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि नील नागेश शायद ही कभी उनकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते थे। इसके अलावा वे हमेशा शांत रहते थे और मुसीबत का सामना करते थे। ड्रैगन गेट में खुद के अलावा नील नागेश दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। बेशक नील नागेश हमेशा उनके प्रति बहुत सम्मान रखते थे। जहां तक उनकी पृष्ठभूमि की बात है, ये एक रहस्य था, और अगर नील नागेश इसके बारे में बात नहीं करते हैं तो रुद्रसेन पूछने की पहल नहीं करेंगे। नील नागेश ने कहा, उस जगह को काली गली कहा जाता है। ठीक है शिव, हमें देखने चलो कि इस रहस्यमयी काली सड़क में क्या अच्छी चीजें हैं। रुद्रसेन ने कहा, मेरे पीछे आओ। नील नागेश के नेतृत्व में हर कोई राजधानी के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया। राजधानी के उत्तर पश्चिम में एक सड़क थी। दिन में दुकानें बंद रहीं और कोई पैदल यात्री नहीं था। ये बहुत शांत था, लेकिन रात में दुकानें खुली थीं
और लोग आते जाते थे। ये बहुत जीवंत था। यही तथाकथित काली सड़क थी। काली सड़क में आने वाले कुछ प्रकार के लोग थे। पहला प्रकार वे लोग थे जो मार्शल राज्य में कुलीन परिवारों से आते थे। दूसरा प्रकार संप्रदायों या प्राचीन संप्रदायों से लोग थे। तीसरा प्रकार वे लोग थे जो राज दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर थे। चौथा प्रकार वे लोग थे जो शक्तिशाली दुष्ट कृषक थे। काली सड़क के प्रवेश द्वार पर कई गार्ड थे। जब रुद्रसेन और अन्य लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काली सड़क में प्रवेश करने वाले लोगों को अपने टोकन दिखाने पड़ते थे। ये पुष्टि करने के बाद ही कि उनके टोकन में कोई समस्या नहीं है, उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। क्या ये काली सड़क है? यहाँ कितने गार्ड हैं? मुझे आश्चर्य है कि काली सड़क किसने बनाई? मनोहर राणा ने आश्चर्य से पूछा। नील नागेश ने कहा, काली सड़क राजधानी का सबसे व्यस्त भूमिगत बाजार है और यहाँ तक कि मार्शल राज्य में भी। यहाँ कई प्रतिबंधित वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। स्वाभाविक रूप से इसकी पृष्ठभूमि को कमतर नहीं आंका जा सकता। अकेले मार्शल राज्य इस तरह का भूमिगत बाजार नहीं खोल पाएगा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, यहाँ एक प्राचीन शक्ति के निशान हैं। कोई आश्चर्य नहीं, सभी ने सिर हिलाया। नील नागेश ने रास्ता दिखाया और समूह काली सड़क के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। रुको, काले कपड़े पहने एक गार्ड ने रुद्रसेन और अन्य लोगों को रोका। ये एक टोकन है। नील नागेश ने एक टोकन निकाला और गार्ड को सौंप दिया। गार्ड ने तावीज की जांच की और उसे नील नागेश को वापस कर दिया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और रहस्यमयी काश्तकारों ने रुद्रसेन और अन्य लोगों को अंदर जाने दिया। सभी को काली सड़क में प्रवेश करने की अनुमति थी। काली सड़क बहुत जीवंत थी। सड़क के दोनों ओर कई छोटे छोटे स्टॉल थे और हर तरह की दुकानें थीं। नील नागेश ने कहा, काली सड़क के सबसे गहरे हिस्से में एक बड़ा बाजार है जिसे डार्क मिस्टिक हॉल कहा जाता है। आप वहां बहुत सी अच्छी चीजें पा सकते हैं। निर्नम ने कहा, ऐसा लगता है कि नील भाई इस जगह से काफी परिचित हैं। नील नागेश ने कहा, मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। अरे आओ और देखो, यहाँ वास्तव में जादुई हथियार हैं। अंबरवीर चिल्लाया। सभी लोग चले गए। ये एक छोटा सा स्टॉल था और उस पर दर्जन से अधिक जादुई उपकरण थे। उड़ने वाली तलवारें, जादुई पोशाक, यादू रथ, मोहरें आदि सभी प्रकार के जादुई उपकरण उपलब्ध थे। इससे रुद्रसेन को बहुत आश्चर्य हुआ। पूरे इंपीरियल कैपिटल में केवल नीलामी घर में जादुई उपकरण बिकते थे और कीमत इतनी महंगी थी कि ये आम लोगों के लिए सस्ती नहीं थी। और यहाँ वास्तव में कोई जादुई उपकरण बेच रहा था। निर्नम बुड़बुड़ाया, ये आर्टिफैक्ट्स नकली नहीं हो सकते। इससे पहले कि निर्नम अपनी बात पूरी करता, रुद्रसेन ने जल्दी से निर्नम को थपथपाया। निर्नम ने रुद्रसेन की ओर देखा और पाया कि रुद्रसेन अपना सिर हिला रहे हैं, ये संकेत देते हुए कि उन्हें और नहीं कहना चाहिए। निर्नम ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। काली गली में वस्तुओं की उत्पत्ति अज्ञात थी। इसके अलावा जिन लोगों ने काली गली में चीजें बेचने की हिम्मत की, वे कोई छोटी बात नहीं थी। ऐसी जगह में जितना संभव हो सके उतना कम बोलना ही सबसे अच्छा था। कुलपति, उस उड़ने वाली तलवार को देखो। रहस्यमयी सर्प तलवार आत्मिक तलवार है। वांगकुन ने एक तलवार उठाई और उसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। रुद्रसेन ने इसे लिया और इसे देखा। मुट्ठी पर 3 शब्द लिखे थे, चेन चांग मिंग। वो नहीं जानता था कि ये तलवार इस व्यक्ति की थी या ये व्यक्ति मारा गया था और खजाना चोरी हो गया था। बेशक वो इसके बारे में नहीं पूछेंगे। काली सड़क, ये ऐसी चीज थी जिसे जनता के सामने उजागर नहीं किया जा सकता था। यहाँ की चीजों की कीमतें पहले की तुलना में काफी कम थीं। हालांकि कोई भी यहाँ वस्तुओं की उत्पत्ति के बारे में नहीं पूछ सकता था, क्योंकि ये काली सड़क के निषेध का उल्लंघन करता। ये एक अच्छा खजाना है, रुद्रसेन ने कहा। वांगकुन ने स्टॉल के मालिक को देखा और पूछा, बॉस, ये रहस्यमयी सर्प तलवार की कीमत कितनी है? स्टॉल का मालिक एक पतला किसान था जो उसके 50 के हेरफेर में लगता था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, 5 मिलियन सोने के सिक्के। ये थोड़ा बहुत महंगा है। वांगकुन ने अपना सिर हिलाया। यदि ये केवल 4 या 5 मिलियन सोने के सिक्के होते तो वो इसे वहन करने में सक्षम होता, लेकिन 5 मिलियन बहुत महंगा था। अगर ये काली सड़क में बिक्री के लिए नहीं होता तो क्या आप इसे 15 मिलियन से कम में खरीद पाते? स्टॉल के मालिक ने ठंडे स्वर में कहा। रुद्रसेन ने इस तरह के खजाने पहले नीलामी में देखे थे और वे सभी लगभग 20 मिलियन सोने के सिक्कों में बेचे जाते थे। स्वाभाविक रूप से वे अमूल्य थे। सौभाग्य से ये काली सड़क थी, अन्यथा ये इतना सस्ता नहीं होता। ठीक है, मैं इसे 5 मिलियन में खरीदूंगा। इस क्रिस्टल कार्ड में 5 मिलियन है, इसे ले लो। रुद्रसेन ने स्टॉल के मालिक को एक क्रिस्टल कार्ड फेंका। स्टॉल मालिक ने कार्ड की कीमत की जांच की और सिर हिलाया। ये तलवार तुम्हारी है। रुद्रसेन ने रहस्यमय सांप की तलवार वांगकुन को सौंपी और कहा, इस तलवार पर एक नाम है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आई है।
इसे वापस लाने के बाद इसे ठीक करने के लिए किसी को ढूंढें और इसका उपयोग करने से पहले इसका स्वरूप पूरी तरह से बदल दे। मुसीबत को आमंत्रित मत करो। इतना कहते कहते रुद्रसेन ने वोंगकुन को तलवार दे दी। समाज मास्टर, ये बहुत महंगा है, मैं इसे स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वोंगकुन ने अपने हाथ रगड़े। वो स्पष्ट रूप से ये चाहता था। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भाई हैं, इसलिए इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको बुरा लगता है तो जब आपके पास पर्याप्त पैसा हो तो आप इसे मुझे वापस कर सकते हैं। ठीक है। वोंगकुन ने रहस्यमय सांप तलवार को स्वीकार किया, लेकिन उनके दिल में वे रुद्रसेन के बहुत आभारी थे। दूसरों ने रुद्रसेन को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। रुद्रसेन की हरकतों ने उनके दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी। हर कोई काली सड़क पर घूमता रहा। अंबरवीर और अन्य लोगों ने कुछ चीजें खरीदी, लेकिन रुद्रसेन ने कुछ भी नहीं खरीदा। ज्वानमिंग हॉल में प्रदर्शन के साथ कई काउंटर थे। जब वे एक काउंटर से गुजरे तो रुद्रसेन ने अचानक देखा कि रहस्यमय राक्षसी मोती में उतार चढ़ाव हो रहा था, जिसने रुद्रसेन का ध्यान आकर्षित किया। राक्षसी मोती अजीब था, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव का कोई कारण होना चाहिए था। रुद्रसेन ने काउंटर पर नजर डाली और अंत में एक सियान जेड पत्थर पर रुक गए। उस समय रहस्यमय राक्षसी मोती के उतार चढ़ाव बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये सियान जेड पत्थर होना चाहिए। रुद्रसेन चौंक गए। ऐसी कोई चीज जो रहस्यमय राक्षसी मोती में उतार चढ़ाव का कारण बन सकती थी, निश्चित रूप से सरल नहीं थी। रुद्रसेन का दृढ़ विश्वास था। उसने सियान जेड पत्थर की ओर इशारा किया और पूछा, वो क्या है? विक्रेता ने उत्तर दिया, सर, ये एक खजाना है जिसे एक प्राचीन खंडहर से खोदा गया था। क्या आप हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? निरानम ने अपने होंठ भींच लिए। विक्रेता ने उत्तर दिया, पूरी ईमानदारी से सर, काली सड़क में हमारे ज्वानमिंग हॉल की प्रतिष्ठा सर्वविदित है। हम निश्चित रूप से अपने सम्मानित ग्राहकों को धोखा नहीं देंगे। एक प्राचीन खंडहर से एक वस्तु, ये कितने का है? रुद्रसेन ने पूछा। 10 लाख सोने के सिक्के, विक्रेता ने जवाब दिया। नील नागेश और अन्य लोगों ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, तुम हमें लूट क्यों नहीं लेते? रुद्रसेन ने अपना हाथ लहराया और कहा, मुझे लगता है कि यह सियान जेड पत्थर इतना मूल्यवान हो सकता है। यहां एक क्रिस्टल कार्ड है, मैं इसे ले लूंगा। ठीक है, कृपया एक क्षण रुके सर। विक्रेता ने 10 मिलियन सोने के सिक्के काट लिए और फिर सियान जेड पत्थर रुद्रसेन को सौंप दिया। नील नागेश और अन्य लोग फूट फूट कर हंस पड़े। रुद्रसेन की संपत्ति देखकर वे चौंक गए। सियान जेड पत्थर वास्तव में बहुत अजीब था। ये स्पर्श करने पर बहुत ठंडा था और रुद्रसेन ने महसूस किया कि उनके शरीर पर एक ठंड है। वे काफी चौंक गए थे। इस सियान जेड पत्थर ने निश्चित रूप से कुछ रहस्य छिपाए थे और ज्वानमिंग हॉल के लोगों को इस बारे में शायद पता नहीं था। उन्होंने शायद इसे एक प्राचीन खंडहर से खोदी गई एक सामान्य वस्तु के रूप में बेच दिया था। रुद्रसेन को लगा कि उन्होंने एक बड़ा सौदा किया है, लेकिन अब इसका अध्ययन करने का समय नहीं था। रुद्रसेन ने येट पत्थर को बिना किसी निशान के दूर रख दिया। अपडेट करें, अपडेट पूर्ण, कृपया सब्सक्राइब करें, कृपया मेरी अनुशंसा करें, कृपया मुझे पुरस्कृत करें। हर कोई ज्वानमिंग पैलेस में घूमता रहा। वे तीसरी मंजिल तक पहुंचने तक बात करते और हंसते रहे। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, हमारे युवा राजकुमार का रास्ता मत रोको। इस समय 10 से अधिक रक्षकों का एक समूह अहंकार से चला और बलपूर्वक भीड़ को अलग कर दिया। 20 की उम्र में आए एक युवक ने अनगिनत प्रशंसकों के साथ तीसरी मंजिल पर चला गया। किसी ने कहा कि ये राजा ताइक्सवान का तीसरा राजकुमार है। किसी ने कहा जो व्यक्ति आया था उसकी पहचान सरल नहीं थी। लॉर्ड ताइक्सवान महान स्थिति के थे और उनके सभी बच्चे नोबल थे। किसी ने भी ऐसे व्यक्ति को भड़काने की हिम्मत नहीं की। उन लोगों के अंदर जाने के बाद रुद्रसेन और अन्य लोग उनके पीछे चले। उस समय तीसरी मंजिल पर एक छोटी नीलामी चल रही थी। ये खजानों के बारे में नहीं था, ये लोगों के बारे में था। मंच पर पिंजरे रखे गए थे और कई महिलाओं को पिंजरों में बंद कर दिया गया था। वे महिलाएं इंसान नहीं थीं। रुद्रसेन ने लोमड़ी की पूंछ के साथ एक सुंदर महिला को देखा। वे वास्तव में एक लोमड़ी महिला थीं। एक लड़की भी थी जो प्यारी थी और उसके एक जोड़ी बर्फ सफेद कान थे। वो एक खरगोश महिला थी। पिंजरों में 20 से अधिक सुंदर महिलाएं थीं। ये सभी महिलाएं अपने आसपास के लोगों को भयानक दृष्टि से देखकर कांप रही थीं। महिलाओं और सज्जनों, ये बीस्टमैन साम्राज्य से वापस भेजी जाने वाली पहली बीस्टकिन महिलाएं हैं। ये सभी सुंदर और विदेशी हैं। महिलाओं और सज्जनों, कृपया एक खरीदें और स्वाद लें। ये काफी दिलचस्प होगा। मंच पर खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी जोर से चिल्लाया, जिसने तुरंत कई लोगों की उत्साही प्रतिक्रिया आकर्षित की। बीस्टमैन भी लोग हैं, उनकी नीलामी कैसे की जा सकती है? रुद्रसेन ने उदास होकर कहा। भले ही बीस्टमैन और वज्रकंट्री युद्ध में थे, फिर भी ये देशों के बीच का युद्ध था। लोगों की नीलामी करना निंदा और जीवन का अपमान था।
नील नागेश ने कहा, इस तरह की चीज कई जगहों पर मिल सकती है। कुछ उच्च अधिकारी और नोबल लोग ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली बीस्टमैन महिलाओं को घर पर प्रशिक्षण के लिए खरीदना पसंद करते हैं। रुद्रसेन ने अपनी आस्तीन लहराई और जाने के लिए मुड़ गए। हर कोई मजाकिया मुस्कुराया और उनके पीछे हो लिया। कुलपति, नाराज मत हो, इस तरह की चीज पर गुस्सा करना उचित नहीं है, सुमित दुबे ने मनाया। रुद्रसेन ने आह भरी, भाइयों कृपया मुझे दोष मत दें। एक पल रुकने के बाद रुद्रसेन ने कहा, हमने कहा था कि जब ऑक्स ने ट्रू मार्शल कंट्री पर आक्रमण किया तो खून नदियों की तरह बहेगा और हर कोई उनसे नफरत करेगा। लेकिन अब ट्रू मार्शल कंट्री की सीमाओं को देखें, क्या ये तथाकथित अधिकारी और नोबल लोग भी इन ऑर्क महिलाओं के लिए बोली नहीं लगा रहे हैं? मुझे आश्चर्य है कि कितने जानवरों के परिवार नष्ट हो जाएंगे। यहां तक कि जानवरों को भी समान होना चाहिए। ये लोग जीवन की गरिमा को कैसे रौंद सकते हैं? नील नागेश और अन्य लोगों ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सुनते रहे। रुद्रसेन ने जवाब दिया, मैंने गलत बात की। मैं शायद इन दयनीय जानवरों के लिए खड़ा होना नहीं चाहता था। वोंगकुन ने कहा, हम संप्रदाय के नेता के विचारों को समझते हैं, लेकिन इस तरह की चीज को रोका नहीं जा सकता। कई लोगों की नजरों में कुछ जीवन बहुत नीच होते हैं और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार रौंदा जा सकता है। ये दुनिया अपने आप में बहुत अनुचित है। ये सही है। रुद्रसेन बुदबुदाए। इसी समय रुद्रसेन के मन में एक प्रबल इच्छा प्रकट हुई। वे कैसे सर्वालोक महाद्वीप के 3000 महाद्वीपों को शांति के दुनिया में बदलना चाहते थे, जहां कोई युद्ध नहीं था, जहां सभी जीवन का सम्मान किया जाता था और सभी समान थे। लेकिन अंत में रुद्रसेन केवल हंस सके। यहां तक कि प्राचीन युग के संत सम्राट भी इसे हासिल नहीं कर सकते थे, इससे ज्यादा क्या। चलो वापस चलते हैं, रुद्रसेन ने कहा। सबने सिर हिलाया और एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट लौट गए। अपने निवास पर वापस आकर रुद्रसेन ने हरे येड पत्थर को निकाला और कहा, फायर किलिन, आओ और देखो ये हरा येड पत्थर क्या है। फायर किलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मैं सो रहा हूं, समय नहीं है। क्या आप उत्सुक नहीं हैं? रुद्रसेन ने पूछा। फायर किलिन थोड़ा उत्सुक था। उसने अपना सिर उठाया और रुद्रसेन के हाथ में हरे येड पत्थर को देखा। वो अचानक उछल पड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब वो आश्चर्य से चिल्लाया, ये क्या है? फायर किलिन की प्रतिक्रिया को देखकर ये हरा येड पत्थर सरल नहीं आ। फायर किलिन पहले ही उछल चुका था, कहते हुए, जल्दी करो, मुझे ये येड पत्थर देखने दो। रुद्रसेन ने येड पत्थर को आग किलिन में फेंक दिया। फायर किलिन ने येड पत्थर को बार बार घुमाया और अधिक से अधिक हैरान होता गया। ये वास्तव में इस तरह की चीज है? रुद्रसेन ने पूछा। वास्तव में ये क्या बात है? तुम्हें ये कहाँ मिला और क्या इस जैसे अन्य येड पत्थर हैं? फायर किलिन ने जवाब देने के बजाय पूछा। मैंने इसे एक बाजार में पाया। मैंने चारों तरफ देखा और दुकान में केवल एक हरा येड पत्थर था। मैंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि डेविल पर्ल में थोड़ा उतार चढ़ाव था, रुद्रसेन ने समझाया। फायर किलिन ने कहा, इस चीज के लिए डेविल पर्ल का प्रतिक्रिया करना कोई अजीब बात नहीं है। वास्तव में ये क्या बात है? रुद्रसेन ने दिल में खुजली के साथ पूछा। मार्शल तावीज, फायर किलिन ने कहा। मार्शल तावीज? मार्शल तावीज क्या होता है? रुद्रसेन ने भ्रमित होकर फायर किलिन को देखा। ये उनका पहला मौका था जब उन्होंने मार्शल तावीजों के बारे में सुना था। क्या आपने मार्शल स्पिरिट एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में सुना है? फायर किलिन ने रुद्रसेन की ओर देखा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने सुना है कि मार्शल स्पिरिट्स को 1 से 10 रैंक्स में बांटा जाता है। विशेष खजानों के माध्यम से किसी की मार्शल स्पिरिट विकसित हो सकती है। यदि ये रैंक 10 मार्शल स्पिरिट है तो इसमें आमतौर पर भयानक क्षमताएं होती है। जैसे कि जब मैंने परीक्षा दी तो मेरी डिवावरिंग मार्शल स्पिरिट एक रैंक 10 मार्शल स्पिरिट थी। फिर मैंने कुछ बहुमूल्य खजाने निगल लिए और मेरी डिवावरिंग मार्शल स्पिरिट 3 में बदल गई, जिसने अपना पहला विकास पूरा किया। फायर यूनिकॉर्न ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में ये आपकी आत्मा का विकास है। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं कि आप इतनी शक्तिशाली दवा को निगलने और अपनी आत्मा के पहले विकास को पूरा करने में सक्षम हैं। हालांकि ऐसे खजाने केवल आपकी आत्मा के पहले विकास को ही पूरा कर सकते हैं। यदि आप अधिक खजाने लेते हैं, यहां तक कि ग्रेट लुओ सेलेस्टियल पिल्स भी, तो आप दूसरे विकास को पूरा नहीं कर पाएंगे। रुद्रसेन के हावभाव बदल गए। क्या आपने ये नहीं कहा था कि मेरी मार्शल स्पिरिट अधिकतम 10 भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट्स में विकसित हो सकती है? अब जब मेरे पास केवल 3 भक्षण मार्शल स्पिरिट्स हैं, तो ये अब और विकसित नहीं हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि आपकी मार्शल स्पिरिट अब और विकसित नहीं हो सकती। मैंने अभी कहा कि कीमती खजाने को निगलने से आप फिर से विकसित नहीं हो पाएंगे। फायर किलिन ने कहा,
मार्शल स्पिरिट का प्राकृतिक खजाने के लिए एक बड़ा प्रतिरोध है। मार्शल स्पिरिट के पहले दौरान भी 80% कृषक प्राकृतिक खजाने का उपभोग करने के बाद विकसित होने में विफल रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली थे कि आप अपनी मार्शल स्पिरिट के विकास को पूरा करने में सक्षम थे। दूसरी बार जब आपने प्राकृतिक खजाने का सेवन किया तो विकास की कोई संभावना नहीं थी। अगर कीमती खजाने एक मार्शल स्पिरिट को विकसित नहीं कर सकते हैं तो ये फिर से कैसे विकसित हो सकता है? रुद्रसेन हैरान थे। फायर किलिन ने सियान जेड को हिलाकर रख दिया। रहस्य यहां है, मार्शल तावीज किसी की आत्मा को विकसित कर सकते हैं। तावीज किसी की आत्मा को विकसित कर सकते हैं? रुद्रसेन की आंखें खुली हुई थी। अगर ऐसा होता तो क्या उसे स्वर्ग को चुनौती देने वाला अवसर नहीं मिलता? यदि उसकी आत्मा फिर से विकसित हुई तो क्या कोई चौथा होगा? अगर 5वां ब्लैक होल होता तो उसकी ताकत 2 गुनी हो जाती। इससे किस तरह की भयानक युद्ध शक्ति बढ़ेगी? बहुत जल्दी खुश मत हो, फायर किलिन ने कहा। रुद्रसेन ने फायर किलिन को संदेह से देखा। फायर किलिन ने कहा, तावीज किसी की आत्मा को विकसित कर सकते हैं, ये सच है, लेकिन आपके द्वारा प्राप्त तावीज नहीं कर सकता। क्यों? रुद्रसेन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वो मदद नहीं कर सका और पूछ सका। क्योंकि ये एक क्षतिग्रस्त तावीज है। केवल एक पूर्ण तावीज ही किसी की आत्मा को फिर से विकसित कर सकता है। फायर किलिन ने कहा, एक क्षतिग्रस्त तावीज? रुद्रसेन ने तावीज लिया और उसे ध्यान से देखा। ये वास्तव में क्षतिग्रस्त था। इसके 2 कोने गायब थे। फायर किलिन ने कहा, दुनिया में बहुत कम तावीज हैं। किंवदंतियों के अनुसार कुल मिलाकर 81 तावीज हैं। ये ब्लूस्टोन तावीज होना चाहिए, लेकिन ये केवल पहला भाग है। अन्य 2 भाग गायब है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि भले ही मेरे पास ब्लूस्टोन तावीज का एक हिस्सा हो, ये बेकार है? दुनिया इतनी बड़ी है, बाकी 2 पार्ट कहाँ मिल सकते हैं? रुद्रसेन आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ब्लूस्टोन तावीज के दूसरे और तीसरे भाग को खोजना बेहद मुश्किल था। इस विशाल दुनिया में 2 तावीज ढूंढना उतना ही कठिन होगा जितना कि स्वर्ग पर चढ़ना। नहीं, कुछ सुराग पीछे छोड़े गए हैं। देखिए, तावीज पर कुछ धुंधले प्रतीक हैं। तावीज के प्रतीकों की प्रतिलिपि बनाओ, फायर किलिन ने कहा। ठीक है, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। उसने बैंगनी आकार वाले जानवर के खून से ब्लूस्टोन तावीज को दागने के लिए उसे मजबूत किया। फिर उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और तावीज पर धुंधले तावीजों की नकल करना शुरू कर दिया। बैंगनी रंग के जानवर का खून बहुत रहस्यमय था। ये कुछ धुंधले शब्द और चित्र दिखा सकता था। रुद्रसेन ने कुछ विकृत तावीजों की नकल की, लेकिन वे स्पिरिचुअल चिन्ह नहीं थे। वे रहस्यमय शब्द लग रहे थे, लेकिन रुद्रसेन ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उसने थोड़ी भौहें चढ़ाईं और पूछा, इस लिखित तावीज का क्या अर्थ है? फायर किलिन ने उत्तर दिया, ये प्राथमिक दैवी शिल्पी है। ये एक दैवी आत्मा की नस्ल की स्क्रिप्ट है। ये लंबे समय से खो गई है। क्या आप इन शब्दों की सामग्री को पहचानते हैं? रुद्रसेन ने पूछा। फायर किलिन ने सिर हिलाया और कहा, यहां दर्ज की गई सामग्री फायर ड्रैगन माउंटेन है। फायर ड्रैगन माउंटेन कहाँ था? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैंने फायर ड्रैगन माउंटेन के बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन मैं फायर ड्रैगन माउंटेन नाम की जगह के बारे में जानता हूं। ये वज्र देश के दक्षिणी पूर्व में है, तियानफेंग देश और वज्र देश की सीमा के बीच में, रुद्रसेन ने कहा। फायर ड्रैगन रिज? आग किलिन ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। ये जगह क्या है? रुद्रसेन ने कंधे उचकाए और कहा, शायद हम अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। फायर किलिन ने अपने होंठ कर्ल किए और कहा, यदि ब्लूस्टोन तावीज काफी करीब हैं तो उन्हें एक दूसरे को समझने में सक्षम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, अगर हम इसे महसूस कर सकते हैं तो हम फायर ड्रैगन माउंटेन रेंज में पहुंचने पर कुछ हासिल करने में सक्षम होंगे, रुद्रसेन ने कहा। फायर किलिन ने अपने होंठ कर्ल किए और कहा, भले ही फसल हो, मुझे लगता है कि हमें तावीज का केवल दूसरा भाग मिला है। हमें नहीं पता कि हम दूसरे भाग पर तावीज का तीसरा भाग ढूंढ पाएंगे या नहीं, इसीलिए उम्मीदें मत रखो। अंत में अभी भी उम्मीद है, रुद्रसेन मुस्कुराते हुए कहा। वो फायर ड्रैगन रिज पर भागने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें शामिल थीं। इसके बारे में सोचते हुए, यदि रुद्रसेन वास्तव में सभी 3 ब्लूस्टोन तावीजों को इकट्ठा करते हैं तो वो अपनी आत्मा को एक बार फिर से विकसित करने के लिए तावीजों की शक्ति का उपयोग कर सकेंगे। जब भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट अजागृत होगी तो रुद्रसेन की युद्ध शक्ति कितनी भयानक होगी। रुद्रसेन फ्लेमिंग ड्रैगन रिज पर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। दूसरे दिन रुद्रसेन ने नील नागेश और अन्य लोगों से कहा कि वो कुछ देर के लिए बाहर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने उनसे ड्रैगन गेट की देखभाल करने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक ग्रिफिन बुक किया और उसे फ्लेमिंग ड्रैगन रिज पर सवार किया। इसी बीच जब रुद्रसेन गए थे तो ली मोसेन ने रुद्रसेन के ठिकाने के बारे में कुछ गुप्त पूछताछ की थी, इसीलिए उन्होंने उन्हें एक पत्र लिखा था। भाई वू, रुद्रसेन ने हाल ही में एजियो ड्रैगन इंस्टीट्यूट छोड़ दिया है।
खबरों के मुताबिक वो फ्लेमिंग ड्रैगन रिज की ओर जा रहे हैं। मुझे आशा है कि भाई वू व्यक्तिगत रूप से उसे मार सकते हैं। उन्होंने पत्र पर अपने नाम पर हस्ताक्षर नहीं किए। जाहिर है सुरेंद्र मोहन बहुत सतर्क थे। उसने किसी को पत्र भेजने के लिए कहा और फिर उसके चेहरे पर एक भयावह अभिव्यक्ति प्रकट हुई। छोटे, चलो देखते हैं कि इस बार तुम कैसे मरेंगे। रुद्रसेन को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि कोई साजिश उनका इंतजार कर रही है। इस समय वो ग्रिफिन के नरम भर पर लेटा हुआ था, धूप सेंक रहा था। वो बहुत आलसी था और ये अवकाश का एक दुर्लभ क्षण था। ग्रिफिन का मालिक अपने 40वें दशक में एक मध्यम आयु वर्ग का किसान था। उसका उपनाम फैंग था और क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था, लोग उसे अपंग फैंग कहते थे। अपंग फैंग ने कहा, यंग मास्टर, क्या आप किसी को ड्रैगन मारते हुए देखने के लिए फ्लेमिंग ड्रैगन रिज पर जा रहे हैं? एक अजगर को मार डालो। रुद्रसेन उठकर बैठ गया। ड्रैगन एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी था। अब ऐसे कई लोग भी थे जो ड्रैगन को भगवान मानते थे। यहां तक कि फायर किलिन ने भी सुनने के लिए अपने कान चुभो लिए। हाँ, अफवाह यह है कि फ्लेमिंग ड्रैगन रिज की गहराई में एक फायर ड्रैगन दिखाई दिया और कोई उसे मारना चाहता है। ये मामला जंगल की आग की तरह फैल रहा है और मुझे नहीं पता कि कितने लोग फ्लेमिंग ड्रैगन रिज की ओर आकर्षित हुए हैं, अपंग फैंग ने कहा। रुद्रसेन ने कहा, किंवदंतियों के अनुसार 30,000 साल पहले फायर ड्रैगन पर्वत में एक अग्नि सर्प प्रकट हुआ और एक अजगर में बदल गया। इस तरह इसका नाम पड़ा। लेकिन वास्तव में फायर ड्रैगन पर्वत के पास हजारों वर्षों से ड्रैगन नहीं है। ये फायर ड्रैगन कहाँ से आया? अपंग फैंग ने कहा, मैं इस बच्चे के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि फ्लेमिंग ड्रैगन टाउन से बहुत से लोग आते जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ प्राचीन परिवार और यहाँ तक कि पवित्र भूमि के विशेषज्ञ भी आए हैं। फिर क्या किसी ने वास्तव में फायर ड्रैगन देखा? रुद्रसेन पूछते रहे। ये छोटा बच्चा इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये मामला जंगल की आग की तरह फैल रहा है, इसलिए ये सच होना चाहिए। जब यंग मास्टर फ्लेमिंग ड्रैगन टाउन में पहुंचेंगे, ध्यान से पूछें और आप ये पता लगा सकते हैं कि ये खबर सच है या नहीं, अपंग फैंग ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। 5 दिन बाद अंत में वे फ्लेमिंग ड्रैगन रिज पर पहुंच गए। लगातार ज्वालामुखी थे और तापमान बहुत अधिक था। पहाड़ों में आग की लपटें भी जलती देखी जा सकती थीं। दूर से विशाल पर्वत रिज जमीन पर पड़े एक विशाल अजगर की तरह लग रहा था। क्या वो फ्लेमिंग ड्रैगन रिज है? रुद्रसेन ने आश्चर्य से फ्लेमिंग ड्रैगन रिज की ओर देखा। वो एक असीम, राजसी और प्राचीन क्यू को अपने चेहरे पर हमला करते हुए महसूस कर सकता था। ये सही है यंग मास्टर, वो फ्लेमिंग ड्रैगन रिज है। हम फ्लेमिंग ड्रैगन टाउन के बाहर उतरेंगे। ये फ्लेमिंग ड्रैगन रिज से केवल 30 मील की दूरी पर है। यंग मास्टर वहां आराम कर सकते हैं, अपंग फैंग ने कहा। ठीक है, चलो फ्लेमिंग ड्रैगन टाउन के बाहर उतरते हैं। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। 1 घंटे बाद ग्रिफिन फ्लेमिंग ड्रैगन टाउन के बाहर उतरा। रुद्रसेन ग्रिफिन से कूद गया और फ्लेमिंग ड्रैगन टाउन की दिशा में देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हम अंत में यहां आ गए हैं, रुद्रसेन ने कहा। फ्लेमिंग ड्रैगन टाउन के अंदर ये बहुत जीवंत था। ये दोनों देशों के बीच की सीमा थी। चूंकि वज्र राष्ट्र और विंडी ने एक अच्छा संबंध स्थापित किए थे, तो दोनों देशों के किसान यहां आते जाते थे। इसके अलावा फ्लेमिंग ड्रैगन टाउन एक महत्वपूर्ण सीमांत किला था। ये वज्र राष्ट्र और विंडी नेशन के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थानों में से एक था। कैंडिड प्लम, पैतृक कैंडिड प्लम, 1 कटोरे के लिए 30 तांबे के सिक्के। ओल्ड ली के मांस बंस, एक नज़र देखो, कुछ कोशिश करो, पर्याप्त मांस नहीं है तो मुफ्त। कैंडिड हॉज, बच्चे मुझे कुछ कैंडिड हॉज दो, ये निश्चित रूप से मीठा और खट्टा है। अबिवे, पूरी सड़क हॉकिंग की आवाज से भर गई थी। रुद्रसेन ने पूछा, तुम फायर ड्रैगन के बारे में क्या सोचते हो? फायर किलिन ने उत्तर दिया, ड्रैगन 2 प्रकार के होते हैं, एक ईस्टर्न ड्रैगन ट्राइब है और दूसरा वेस्टर्न ड्रैगन ट्राइब है। ओह, ईस्टर्न ड्रैगन ट्राइब, वेस्टर्न ड्रैगन ट्राइब? रुद्रसेन ने आश्चर्य से फायर किलिन को देखा। ये पहली बार था जब उसने ड्रैगन के इस प्रकार के वर्गीकरण के बारे में सुना था। पूर्वी ड्रैगन जनजाति अत्यंत दुर्लभ है और वे पूर्वी दिव्य ड्रैगन जनजाति का हिस्सा है। वे अत्यंत शक्तिशाली दिव्य पशु हैं। उस अजगर को देखो, ये 1000 साल का फ्लावर फ्लड ड्रैगन है और 10,000 साल के बाद ये पूर्वी दिव्य ड्रैगन जनजाति के समान दिखता है। दिव्य ड्रैगन जनजाति के नीचे अशुद्ध रक्त रेखा वाली कुछ पूर्वी ड्रैगन जनजातियां हैं। चूंकि ड्रैगन जनजाति को सेक्स की लत है, इसीलिए एक कहावत है कि ड्रैगन के 9 बेटे हैं। पूर्वी ड्रैगन जनजाति।
रुद्रसेन को पता था कि फायर यूनिकॉर्न पर्वत और शास्त्रों से ड्रैगन के बारे में बात कर रहा था। वे सभी पर्वत और शास्त्र के प्रसिद्ध ड्रैगन थे। हालांकि ये ड्रैगन जनजातियां अत्यंत दुर्लभ थीं और रुद्रसेन ने पहले कभी नहीं देखा था। वे किलिन जनजाति की तरह दुर्लभ थीं। फायर किलिन ने जारी रखा, एक और प्रकार की ड्रैगन जनजाति है, पश्चिमी ड्रैगन जनजाति। पश्चिमी ड्रैगन जनजाति? वो किस प्रकार की ड्रैगन जनजाति है? रुद्रसेन ने आश्चर्य से पूछा। अफवाह ये है कि अनंत सागर के दूसरी ओर एक प्राचीन महाद्वीप है जिसे हम पश्चिमी महाद्वीप कहते हैं। पश्चिमी ड्रैगन कला एक प्रकार का ड्रैगन है जो उस प्राचीन महाद्वीप से उड़कर आया था। पश्चिमी ड्रैगन कला में कई प्रकार के ड्रैगन हैं। जाति के वर्गीकरण के अनुसार सुनहरे ड्रैगन, चांदी के ड्रैगन, पंखों वाले ड्रैगन आदि हैं। पश्चिमी ड्रैगन कला पूर्वी ड्रैगन कला से भिन्न है। पूर्वी ड्रैगन कला अतुलनीय है, जबकि पश्चिमी ड्रैगन कला पंखों वाला एक विशाल छिपकली की तरह फूला हुआ है। पंखों वाला विशाल छिपकली? रुद्रसेन तुरंत जोर से हंस पड़ा। क्या ये आकार बहुत अजीब नहीं है? रुद्रसेन को ये आभास था कि ड्रैगन महान और प्रतिष्ठित है, लेकिन ऐसा नहीं लगता था। इसके विपरीत ये काफी हास्यपूर्ण था। फायर किलिन ने कहा, पश्चिमी ड्रैगन कबीले को सिर्फ इसलिए कम मत समझो क्योंकि वे पश्चिमी ड्रैगन कबीले की तरह दिखते हैं। पश्चिमी ड्रैगन कबीले की कुछ शक्तिशाली रक्त रेखाएं पूर्वी ड्रैगन कबीले से नीच नहीं हैं। रुद्रसेन। फायर किलिन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, बेशक ड्रैगन शक्तिशाली अस्तित्व है। रुद्रसेन ने कहा, फायर ड्रैगन टाउन में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे किस तरह के ड्रैगन कबीले हैं, पूर्वी ड्रैगन जनजाति या पश्चिमी ड्रैगन जनजाति। मैंने पूर्वी ड्रैगन जनजाति में फायर ड्रैगन जनजाति के बारे में कभी नहीं सुना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्वी ड्रैगन जनजाति एक जल प्रकार की ड्रैगन जनजाति है। देखिए, किंवदंतियों में ड्रैगन किंग बादलों को बुला सकता है और किसी कारण से बारिश को बुला सकता है। 2 साल पहले जायंट फ्लड ड्रैगन ट्राइब भी बादलों को बुलाने और बारिश को बुलाने में सक्षम थी। हालांकि पश्चिमी ड्रैगन जनजाति में सभी प्रकार की अजीब क्षमताएं हैं, जिनमें बिजली, हवा, आग और अन्य विशेषताएं शामिल हैं। अगर इस बार वास्तव में कोई ड्रैगन जनजाति है तो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ये एक पश्चिमी फायर ड्रैगन है, फायर किलिन ने कहा। रुद्रसेन ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा। ये संभव है। वह शहर की ओर चला गया, दूसरे ब्लू स्टोन ताबीज को तलाश करने से पहले रहने के लिए एक सराय खोजने की योजना बना रहा था। जब वह एक चौराहे से गुजरा तो उसने देखा कि लोगों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ था। वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा था, लेकिन ये काफी जीवंत लग रहा था। रुद्रसेन भीड़ में घुस गए। हर कोई, ये एक स्नेक गर्ल है। ये इस साल 14 साल की है और निश्चित रूप से अभी तक खेती नहीं की गई है। एक बार जब एक स्नेक गर्ल बड़ी हो जाएगी तो वह मोहक और आकर्षक हो जाएगी। 2 और साल और वह एक नाजुक सुंदरता बन जाएगी। बेशक अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो आप उसे अभी विकसित कर सकते हैं। वह कोमल और कोमल है, इसलिए उसका स्वाद स्वाभाविक रूप से अलग होगा। एक बड़ा आदमी जोर से हंसा। वह एक भाड़े का सैनिक लग रहा था और उसके आसपास कुछ लोग थे। बड़े आदमी के पीछे एक युवा लड़की मुड़ी हुई थी और कांप रही थी। युवा लड़की के कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी त्वचा गोरी और नाजुक थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और किसी की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वह स्पष्ट रूप से अत्यधिक भय में थी। स्नेक गर्ल? रुद्रसेन हैरान थे। क्या ये एक जानवर हो सकता है? लेकिन ऐसा लग रहा था कि जानवरों के बीच सांप जनजाति जैसी कोई चीज नहीं थी। फायर किलिन फुसफुसाया, स्नेक गर्ल्स एक माधवी सांप और एक मानव महिला से पैदा होती हैं। वे आमतौर पर मोहक होते हैं। तभी किसी ने कहा, तेज प्रताप यादव, इस स्नेक गर्ल का बैकग्राउंड क्या है? क्या वह पहाड़ों की गहराई से एक भयानक राक्षसी सांप की वंशज हो सकती है? अगर हम उसे खरीदते हैं तो क्या हम मौत को दावत नहीं देंगे? तेज प्रताप यादव नाम के किसान ने कहा, हमें ये स्नेक गर्ल एक गांव में मिली। ग्रामीणों ने उसे एक दुष्ट प्राणी के रूप में देखा और उसे हर दिन शाप दिया। हमने आसपास पूछा और पता चला कि वह गांव की एक महिला से पैदा हुई थी, लेकिन उस महिला की 2 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। हम उसे उसके दुख से बचा रहे हैं। अब हम उसे आपको बेच रहे हैं ताकि वह भविष्य में एक अच्छा जीवन जी सके। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और अच्छे कर्म जमा कर रहे हैं। बकवास, तुम बस भाग्य बनाने की कोशिश कर रहे हो। कई लोगों ने तिरस्कारपूर्ण सोचा। किसी ने कहा, तो फिर इस लड़की से अपना सिर उठाने के लिए कहो और हमें देखने दो कि वह एक स्नेक गर्ल है। अपना सिर उठाओ। तेज प्रताप यादव ने स्नेक गर्ल को लात मारी। स्नेक गर्ल और भी हिंसक रूप से कांपने लगी। भाड़ में जाओ, तुमने मेरी बात सुनने की हिम्मत नहीं की। तेज प्रताप यादव का चेहरा डूब गया। उसने स्नेक गर्ल के बाल पकड़े और उसे पीछे खींच लिया। स्नेक गर्ल का चेहरा सबके सामने आ गया। उस चेहरे को देखकर कई लोगों ने ठंडी हवा चूसी। हालांकि ये स्नेक गर्ल केवल 14 वर्ष की थी, लेकिन उसका चेहरा उत्कृष्ट और सुंदर था। यह स्वर्ग से एक उत्कृष्ट कृति की तरह था। यह इतना पूर्ण था कि इसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं थी। वह इंसान से अलग नहीं दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें अलग थीं। एक इंसान की आंखें काली और सफ़ेद थीं, लेकिन स्नेक गर्ल की आंखें गहरे हरे रंग की थीं।
वह वास्तव में एक स्नेक गर्ल है, कई लोगों ने कहा। स्नेक गर्ल हिंसक रूप से कांपने लगी। उसकी आंखें मासूमियत से भर गईं जब वह बेबसी से सबको देख रही थी। स्नेक गर्ल की डरी हुई और बेबस आंखों को देखकर रुद्रसेन थोड़ा प्रभावित हुए। तेज प्रताप यादव ने लामिया पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। लामिया का शरीर एक गेंद में बदल गया जब वह डर से कांप रही थी। हा, बुरा नहीं, ये स्नेक गर्ल बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हें तेज प्रताप यादव कहा जाता है ना? क्या तुम्हें यकीन है कि ये स्नेक गर्ल अभी भी कुंवारी है? उस समय लोगों के एक समूह ने भीड़ को निचोड़ लिया। नेता अपने 20 के दशक का एक युवा नागरिक था। युवक मास्टर, हम इससे पहले ही फायर ड्रैगन टाउन में बूढ़ी औरत के साथ जांच कर चुके हैं। वह निश्चित रूप से कुंवारी है, तेज प्रताप यादव ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। हा, इस युवक को विदेशी खूबसूरतें पसंद हैं और मुझे ऐसी युवा लड़कियां पसंद हैं जो अभी तक बड़ी नहीं हुई हैं। उनके साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है। यह युवक इस लामिया को खरीदेगा और आज रात देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। युवक ठठाकर हंसा। आओ, अपना सिर उठाओ और मुझे देखने दो। स्नेक गर्ल कांप उठी। हफ, आप केवल एक जब्त पीने के लिए टोस्ट से इनकार करते हैं? तुम आज रात मेरी औरत बनने जा रही हो और तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करोगे? युवक ठंड से मुस्कुराया और स्नेक गर्ल को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वो उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए जबरन उसका चेहरा उठाना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें वासना से भरी थीं। क्रैक! एक हाथ आगे बढ़ा और युवक की कलाई पकड़ ली। इसके बाद एक फीकी हंसी सुनाई दी। मुझे भी ये सांप लड़की पसंद आ गई है। भव्वा, तुम कौन हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर को पकड़ने की? क्या आप जीते जीते थक गए हैं? यंग मास्टर ने 2 बार संघर्ष किया लेकिन मुक्त होने में असफल रहे। उसकी अभिव्यक्ति चरम पर बदसूरत थी। हमारे यंग मास्टर को जाने दो, कई गार्ड ठंडे स्वर में चिल्लाए, लेकिन चूंकि उनका यंग मास्टर युवक के हाथों में था, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। रुद्रसेन ने हंसते हुए कहा, हम सभी इस लामिया को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम गुस्से में हैं। रुद्रसेन ने यंग मास्टर को रिहा किया। यंग मास्टर के पीछे कई गार्ड एक चाल चलना चाहते थे, लेकिन यंग मास्टर भी एक चतुर व्यक्ति थे। ये महसूस करते हुए कि रुद्रसेन सरल नहीं है, उन्होंने अपना हाथ लहराया, उन्हें एक कदम ना उठाने का संकेत दिया। ये हेवनली विंड नेशन के सॉन्ग फैमिली का तीसरा यंग मास्टर शाहिल है। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? शाहिल ने उदासीनता से कहा। तो ये हेवनली विंड नेशन के ड्यूक रविंदर का वंशज है, किसी ने धीमी आवाज में कहा। जाहिर है उसने हेवनली विंड नेशन के सॉन्ग परिवार के बारे में सुना था। सॉन्ग परिवार के पूर्वज ने हेवनली विंड नेशन के संस्थापक का अनुसरण किया था और हेवनली विंड नेशन के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। उन्हें ड्यूक रविंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो एक वंशानुगत प्रथम श्रेणी ग्रैंड ड्यूक था। हेवनली विंड नेशन में सॉन्ग परिवार निश्चित रूप से एक प्रमुख परिवार था। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट, रुद्रसेन ने जवाब दिया। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट, ट्रू मार्शल कंट्री से कोई? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रू मार्शल कंट्री में लिन उपनाम वाला कोई बड़ा परिवार है ना? वो शायद एक छोटे परिवार का शिष्य है। कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। शाहिल ने सोचा था कि रुद्रसेन भी एक बड़े परिवार के शिष्य हैं, इसलिए उनके बारे में उनकी राय अधिक थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो केवल एक छोटे परिवार से था, इसलिए उसने उसे अपनी आंखों में नहीं डाला। जिस तरह से उन्होंने रुद्रसेन को देखा, अहंकार से भरा था। क्या आप भी इसे खरीदना चाहते हैं? क्या आप इस यंग मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? शाहिल का लहजा व्यंग्यात्मक था, उपहास से भरा था। रुद्रसेन शाहिल के तिरस्कार से नाराज नहीं हुए। उन्होंने उदासीनता से कहा, यही सही है, मैं भी इसे खरीदना चाहता हूं। चलो सबसे अधिक बोली लगाने वाले के पास चलते हैं। फायर किलिन ने अपना सिर हिलाया, जैसे कि अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने के लिए रुद्रसेन को दोषी ठहरा रहा हो। लेकिन उसने जल्द ही सिर हिलाया, जैसे कि वो रुद्रसेन के इस कृत्य से संतुष्ट था। रुद्रसेन इस मामले में दखल नहीं देना चाहते थे, लेकिन लामिया, इस यंग मास्टर शाहिल को खरीदने के बाद, उन्हें खरीदने के बाद कितना दयनीय है, ये देखकर रुद्रसेन बर्दाश्त नहीं कर सका। ये लामिया केवल 14 वर्ष की लड़की थी, अभी तक वयस्क शाहिल नहीं थी, फिर भी वो पहले से ही था। इफ़िवा। इसलिए रुद्रसेन ने हमला कर दिया। रुद्रसेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें यहां बोलने का अधिकार नहीं है। शाहिल ने ठंडे स्वर में थूका। 50,000 सोने के सिक्के, सॉन्ग ने कहा। कई लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। ये कीमत बहुत अधिक थी। 50,000 सोने के सिक्के 50 मिलियन टेल चांदी के बराबर थे। कई लोग तेज प्रताप यादव और अन्य लोगों को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे, सोचते थे कि वो इतने भाग्यशाली क्यों नहीं थे कि उन्हें एक लामिया से मिल सके। ये केवल 50,000 सोने के सिक्के हैं। मैं तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा और ये लामिया मेरी है। शाहिल ये दिखाना चाहता था कि वो कितना अमीर है, इसलिए उसने सीधे लामिया की कीमत दोगुनी कर दी।
जैसा कि ड्यूक रविंदर के वंशज से अपेक्षित था। एक अभिजात वंश का बेटा वास्तव में एक अभिजात वंश का बेटा है। बेशक, क्या आप नहीं जानते कि ड्यूक रविंदर की जागीर किस प्रकार की जगह है? ये इतना समृद्ध है कि ये पूरे देश को टक्कर दे सकता है। ड्यूक रविंदर के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में यंग मास्टर सॉन्ग में स्वाभाविक रूप से पैसे की कमी नहीं है। कई लोग इस मामले में चर्चा कर रहे थे। जो तुम्हें पसंद है उसे पहले करने दो। शाहिल ने जब सबकी टिप्पणी सुनी तो उन्होंने रुद्रसेन को तिरस्कार भरे ढंग से देखा। हे भाई रुद्र, क्या आप अधिक कीमत की पेशकश करने में सक्षम हैं? शाहिल ने नकली मुस्कान के साथ पूछा। मुझे तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने की परवाह नहीं है। मैं इस लामिया को 1 लाख सोने के सिक्के के लिए ले जाऊंगा। क्या 1 लाख सोने के सिक्के? कई लोगों के मुंह फड़क गए और उनकी आंखें लगभग उनके सॉकेट से बाहर निकल आईं। आह! तेज प्रताप यादव आश्चर्य से चिल्लाए। उन्होंने झट से झुककर कहा, यंग मास्टर, ये लामिया आपकी है, आपकी। रुद्रसेन ने 2 क्रिस्टल कार्ड निकाले और कहा, उन्हें तेज प्रताप यादव के पास टॉस करें। तेज प्रताप यादव ने कार्ड्स की जांच की और कहा, यंग मास्टर, ये 2 मिलियन सोने के सिक्के हैं। 2 मिलियन! शाहिल का मुंह जोर जोर से फड़क गया। उसके पास केवल 5 मिलियन सोने के सिक्के थे। फिर भी रुद्रसेन ने लापरवाही से 2 मिलियन सोने के सिक्के फेंक दिए थे। ये बस था, इससे तेज प्रताप यादव को अंतहीन अपमान का एहसास हुआ। उसका अहंकारी रवैया, लहजा और सवाल करना सभी उसके अपने चेहरे पर एक तमाचा था। जब उन्होंने रुद्रसेन को देखा तो वो ईर्ष्या और बुराई महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। रुद्रसेन ने तेज प्रताप यादव को नजरअंदाज कर दिया और बैठ गए। उसने धीरे से अपने बाएं हाथ से लामिया को थपथपाया और अपने दाहिने हाथ से उसके छोटे हाथ को पकड़ लिया। उसने लामिया की ओर देखा, जो मुड़ी हुई थी और कांप रही थी, और कहा, अब ठीक है, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं। लामिया ने अपना सिर उठाया और रुद्रसेन की ओर देखा। उसने एक साफ और धूप वाली मुस्कान देखी। लामिया के भयभीत और असहाय दिल को उस पल में कुछ सहारा मिल गया था। वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन रुद्रसेन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उठो और मेरे साथ चलो, रुद्रसेन ने कहा। लामिया ने डरपोक रूप से सिर हिलाया। वो रुद्रसेन के पीछे छिप गई। उसका शरीर अभी भी थोड़ा कांप रहा था। वो अभी भी इस दुनिया से बहुत डरती थी। जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊं, तब तक अपने चेहरे पर थप्पड़ मारो। जब तक मैं संतुष्ट हूं, अन्य 1 लाख सोने के सिक्के आपके होंगे, रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। कई लोगों के मुंह फिर से हिंसक रूप से फड़क गए। इन लोगों को अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए 1 लाख सोने के सिक्के लापरवाही से बाहर फेंक दिए गए थे। अरे, वो 1 लाख सोने के सिक्के थे, 1 लाख सोने के सिक्कों का पहाड़। दूसरे पक्ष को अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए देखना, क्या ये बहुत जानबूझकर नहीं किया गया था? बहुत से लोग रुद्रसेन के सामने घुटने टेक कर कहना चाहते थे, मुझे 1 लाख सोने के सिक्के दो और मैं अपने चेहरे पर थप्पड़ मारूंगा जैसा आप चाहते हैं। मैं थप्पड़ मारूंगा। तेज प्रताप यादव ने सिर हिलाया और प्रणाम किया, लेकिन वो सिर्फ अपने मुंह पर थप्पड़ मार रहे थे। थप्पड़, 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 थप्पड़। तेज प्रताप यादव ने अपने मुंह पर जमकर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। और तुम लोग? रुद्रसेन ने तेज प्रताप यादव के आसपास के लोगों की ओर ठंडे भाव से देखा। हम थप्पड़ मारेंगे, हम भी थप्पड़ मारेंगे। युवा मास्टर, देखो, हम अब थप्पड़ मारेंगे। अन्य कुछ लोगों ने सिर हिलाया और एक के बाद एक अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए झुक गए। देखो, इन लोगों से डरने की कोई बात नहीं है। रुद्रसेन ने लामिया की ओर देखा। लामिया ने डरपोक रूप से सिर हिलाया। उसने तेज प्रताप यादव और अन्य लोगों की ओर देखा, जो अपने ही मुंह पर थप्पड़ मार रहे थे। मूल रूप से ये लोग लड़की को उग्र लग रहे थे, लेकिन युवा मास्टर के सामने ये लोग कुत्तों की तरह थे। लामिया मदद नहीं कर सकी, लेकिन रुद्रसेन के लिए पूजा की एक अभूतपूर्व भावना थी। यहां तक कि लामिया को भी नहीं पता था कि वो भावना क्या थी। वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन रुद्रसेन के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। सराय में लामिया ने खुद को साफ कर लिया था और साफ कपड़े पहन लिए थे। वो रुद्रसेन के सामने खड़ी थी, एक परी की तरह सुंदर लग रही थी। हालांकि वो बहुत शर्मीली थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, रुद्रसेन की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? रुद्रसेन ने पूछा। देजी, लामिया ने कमजोर आवाज में कहा। क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? वो कहाँ है? रुद्रसेन ने पूछा। डेजी बहुत होशियार थीं। जब उसने रुद्रसेन का प्रश्न सुना तो वो जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और बोली, राजकुमार, कृपया मुझे भगाना मत। मैं आपकी तरफ से रहने और आपकी सेवा करने को तैयार हूं। रुद्रसेन ने कहा, उठो, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें भगाना चाहता हूं। डेजी नहीं उठी। उसने रोते हुए कहा, राजकुमार, आपने पूछा कि क्या मेरे कोई रिश्तेदार हैं? क्या आप मुझे देना नहीं चाहते थे? रुद्रसेन ने कहा, नहीं, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। मैं बस आपको कुछ चिंता दिखाना चाहता था।
अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो कुछ मत कहिए, बस भविष्य में मेरे साथ रहिए। धन्यवाद राजकुमार। डेजी ने रोना बंद कर दिया और मुस्कुराई। डेजी के जाने के बाद फायरकिलिन ने कहा, वो काफी चतुर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे अपने पास रखना आशीर्वाद है या शाप। आखिरकार वो एक शक्तिशाली जानवर और एक मानव महिला की संतान है। रुद्रसेन ने कहा, इतने साल बीत गए, आपको ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत क्यों है? वो बहुत दयनीय है। अगर मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा तो उसका दुखद अंत होगा। जब से मैंने उसे खरीदा है, मैं उसे अपने पास रखूंगा। फायरकिलिन ने सिर हिलाया और रुद्रसेन के साथ डेजी के बारे में बात करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? जब मैं ग्रिफिन पर बैठा था तो मैंने आकाश से नीचे देखा और पाया कि फायर ड्रैगन पर्वत श्रृंखला 100 मील से अधिक लंबी थी। ये पहाड़ों और खतरनाक क्षेत्रों से घिरा हुआ था। पहाड़ों की गहराई में निश्चित रूप से कई शक्तिशाली क्रूर जानवर थे। ऐसी जगह पर दूसरा तावीज ढूंढना आसान नहीं होगा, रुद्रसेन ने कहा। पहाड़ों में दूसरा तावीज ढूंढना आसान नहीं होगा। सौभाग्य से आपके पास पहला तावीज है। अगर आप दूसरे तावीज के करीब आते हैं तो मुझे यकीन है कि दोनों तावीज एक दूसरे को महसूस करेंगे, फायरकिलिन ने कहा। मुझे ऐसी ही उम्मीद है, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। अगले दिन सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में घुस आई। गर्म धूप उसके शरीर पर छिड़की। रुद्रसेन मदद नहीं कर सके और अपनी आंखें खोल दी। उसे इतने आराम से सोए हुए काफी समय हो गया था। चरमराद। दरवाजा खुला और डेजी पानी के एक बेसिन के साथ अंदर आ गया। उसने कहा, युवा मास्टर, पानी तैयार है, क्या आप धोना चाहेंगे? ठीक है। रुद्रसेन उठे और डेजी की मदद से खुद को धोना समाप्त कर लिया। नाश्ता यहाँ है, क्या आप अभी खाना चाहते हैं? डेजी ने पूछा। तुम पहले बाहर जाओ, मैं बाद में बाहर आऊंगा, रुद्रसेन ने कहा। हाँ, डेजी ने जवाब दिया और बाहर चला गया। ये डेजी बल्कि आज्ञाकारी था। नाश्ते के बाद रुद्रसेन और फायरकिलिन एक साथ बाहर गए। रुद्रसेन सबसे पहले फ्लेमिंग ड्रैगन रिज का नक्शा खरीदने के लिए एक किताबों की दुकान पर गए। इस समय कुछ काश्तकारों ने भी किताबों की दुकान में प्रवेश किया। उन्होंने इन काश्तकारों को चलते हुए बात करते हुए सुना। ऐसा कहा जाता है कि एक फायर ड्रैगन वास्तव में फ्लेमिंग ड्रैगन रिज की गहराई में दिखाई दिया है। ऐसा लगता है कि किसी ने आग की लपटों से घिरे हुए एक विशाल प्राणी देखा है। ये एक फायर ड्रैगन होना चाहिए। प्राचीन संगठनों के कुछ लोग सामने आए हैं। वे पहले ही जांच करने जा चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई पवित्र भूमि से विशेषज्ञ आए हैं। वे अजगर को मारना चाहते हैं और उसका दिल लेना चाहते हैं। फायर ड्रैगन का दिल अमरता की गोली को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक है। एक अमरता की गोली किसी के जीवन काल को 5000 साल तक बढ़ा सकती है। ये सिर्फ इतना है कि फायर ड्रैगन का दिल ढूंढना मुश्किल है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि प्राचीन पवित्र भूमि के विशेषज्ञ सामने आए हैं। समूह ने मानचित्र के बारे में बात करना बंद कर दिया और कहा, बॉस, हम में से प्रत्येक को फ्लेमिंग ड्रैगन रिज का एक नक्शा दें। जितना अधिक विस्तृत हो उतना अच्छा। ठीक है, कृपया एक क्षण रुकें सर, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। दुकान पर आने वाले काश्तकारों की अधिक संख्या के कारण व्यापार में भी सुधार हुआ था। स्वाभाविक रूप से वो सभी मुस्कुरा रहे थे। रुद्रसेन और फायरकिलिन मधुशाला में लौट आए। उन्होंने फ्लेमिंग ड्रैगन रिज के इलाके का अध्ययन किया। लगातार पहाड़ थे और इलाका खतरनाक था। चारों तरफ कई ज्वालामुखी भी बिखरे हुए थे। कुछ स्थानों पर चट्टानें भंगुर थीं और अगर कोई सावधान नहीं था तो वे लावा की भूमिगत दुनिया में गिर सकते थे। रुद्रसेन ने कहा, कल मैं फ्लेमिंग ड्रैगन रिज में प्रवेश करने और ब्लू स्टोन ताबीज की खोज करने की योजना बना रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, फायरकिलिन ने कहा। ठीक है, बस यहीं रुको, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। अगले दिन रुद्रसेन ने डेजी से कहा कि वो कुछ व्यवसाय करने के लिए फ्लेमिंग ड्रैगन रिज में प्रवेश करेगा। उन्होंने डेजी को सराय में रहने के लिए कहा और फायरकिलिन को डेजी की देखभाल करने के लिए भी कहा। वो नहीं जानता था कि फायरकिलिन विश्वसनीय था या नहीं। इसके बाद रुद्रसेन फ्लेमिंग ड्रैगन रिज की ओर बढ़े। दरअसल रास्ते में कई लोग फ्लेमिंग ड्रैगन रिज में घुस गए थे। वे शायद प्राचीन पवित्र भूमि के विशेषज्ञों को ड्रैगन्स को मारते हुए देखने के लिए थे। 10,000 वर्षों में ऐसी बात करना मुश्किल था। स्वाभाविक रूप से ये कई लोगों की रुचि जगाएगा। रुद्रसेन को भी बहुत दिलचस्पी थी। यदि वो दूसरे ब्लू स्टोन ताबीज की तलाश में नहीं होता तो रुद्रसेन शायद प्राचीन पवित्र भूमि के विशेषज्ञों को ड्रैगन्स को मारते हुए देखने गए होते। हालांकि रुद्रसेन के पास अब करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। रुद्रसेन ने फ्लेमिंग ड्रैगन रिज में प्रवेश किया। अब उसके पास कोई अच्छा विचार नहीं था। वो केवल फ्लेमिंग ड्रैगन रिज के चारों ओर घूम सकता था और देख सकता था कि पहले ब्लू स्टोन ताबीज पर कोई प्रतिक्रिया है या नहीं। रुद्रसेन एक छोटी सी धारा के सामने आराम कर रहे थे जब दर्जनों आंकड़े दूर से दौड़े। युवा मास्टर, आगे एक छोटी सी धारा है, चलो वहां आराम करते हैं, रक्षकों में से एक ने कहा। ठीक है। युवा मास्टर, जिसे रक्षकों द्वारा संरक्षित किया जा रहा था, ने हाँ में सिर हिलाया। रक्षकों में से एक युवा मास्टर के लिए पीने के लिए कुछ ठंडा पानी लेने के लिए धारा में गया। समूह जल्द ही धारा में पहुंच गया। जब युवा मास्टर ने रुद्रसेन को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। ये तुम हो? जिस युवा मास्टर को रक्षकों द्वारा ले जाया जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ड्यूक रविंदर का वंशज शाहिल था, जिसने डेजी के लिए रुद्रसेन के साथ प्रतिस्पर्धा की थी।
रुद्रसेन ने सिर हिलाया। तो ये भाई सॉन्ग है। ऐसा लगता है कि भाई सॉन्ग प्राचीन पवित्र भूमि को ड्रैगन्स को मारते हुए देखने के लिए फ्लेमिंग ड्रैगन रिज में प्रवेश करना चाहता है। शाहिल ने उपहास करते हुए कहा, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? रुद्रसेन ने कंधे उचकाए। तुम एक महिला के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो? जंगल में मुझसे मिलने के बाद तुम वास्तव में मुझसे नहीं डरते हो? तुम्हारे पास कुछ हिम्मत है। शाहिल के हाव भाव उदासीन थे। ये एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा है। क्या ऐसा है कि भाई सॉन्ग मुझसे ईर्ष्या कर रहा है? रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। कोई भी मुझसे कुछ छीन नहीं सकता है, शाहिल ने ठंडे स्वर में कहा, जैसे कि उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। रुद्रसेन ने भौएं चढ़ाई। ऐसा लग रहा था कि शाहिल इस मामले को आराम नहीं करने वाला है। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से शाहिल से नहीं डरता था, वो सिर्फ परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। हालांकि अगर मुसीबत आई तो वो परवाह नहीं करेगा। भाई सॉन्ग, आपका क्या मतलब है? रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में पूछा। हा हा हा, शाहिल अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने रुद्रसेन को ठंड से देखा और उपहास किया। क्या मूर्ख है! आप अभी भी नहीं जानते कि मैं क्या करने जा रहा हूं? यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो अपने सभी खजाने और क्रिस्टल कार्ड सौंप दें और मैं आपकी जान बचा जाऊंगा, अन्यथा ये आपका कब्रिस्तान होगा। शाहिल को भरोसा था कि वो रुद्रसेन को हरा सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे संख्या में बढ़त है। रुद्रसेन किस तरह की व्यक्ति थे? भले ही रुद्रसेन परेशानी पैदा करने वाले व्यक्ति नहीं थे, फिर भी वो बहुत महत्व के व्यक्ति थे। अगर कोई उसे उकसाने की हिम्मत करता है तो उसका दुखद अंत जरूर होता। बस आपकी धमकियां आपके लिए 10 गुना मरने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि स्वर्ग की कृपा के कारण यदि आप घुटने टेकते हैं और माफी मांगते हैं तो मैं आपको छोड़ दूंगा। रुद्रसेन ने शाहिल की ओर इशारा करते हुए कहा। वो बच्चा क्या कह रहा है? वो चाहता है कि युवा मास्टर घुटने टेक दें। शाहिल के बगल में बैठे गार्ड अवाक रह गए। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन शाहिल से इस तरह के शब्द कहेगा। ये बच्चा अकेला था। दूसरी तरफ उनके पक्ष में दर्जन से अधिक लोग थे। ये गार्ड लंबे समय से शाहिल का पीछा कर रहे थे और वे उसके व्यक्तित्व को समझते थे। इस समय वे सभी रुद्रसेन को घूर रहे थे जैसे कि वो एक मरे हुए व्यक्ति को देख रहे हों। ये बच्चा निश्चित रूप से मर चुका है और वो एक दयनीय मौत मर जाएगा। शाहिल का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। किसी ने वास्तव में उसे घुटने टेकने के लिए कहने की हिम्मत की। वो बच्चा मौत को दावत दे रहा था। शाहिल ने रुद्रसेन को ठंड से देखा और उपहास किया। बव्वा, तुम वास्तव में मौत को डेट कर रहे हो। चूंकि तुम मौत को डेट कर रहे हो, इसलिए मुझे यहीं और अभी अपना जीवन समाप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। घुटने टेक दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैं तुम्हें तीसरा मौका नहीं दूंगा, रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। वो उदासीन लग रहा था। शाहिल का चेहरा गुस्से में ऐंठ गया। बव्वा, तुम मौत को दावत दे रहे हो, है ना? मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें इतना प्रताड़ित करूंगा कि तुम चाहोगे कि तुम मर गए होते। तुम कुत्ते की तरह मेरे सामने घुटने टेकेंगे और दया की भीख मांगेंगे। शाहिल ने उपहास किया। रुद्रसेन ने शाहिल की ओर ठंडे भाव से देखा। इस बट्टे के पास अब मौका नहीं था। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? कर दो, शाहिल ठंडे स्वर में चिल्लाया। जी श्रीमान। तुरंत ही 1 दर्जन से अधिक गार्ड रुद्रसेन की ओर दौड़े। वे सभी भयानक मुस्कान पहने हुए थे। बव्वा, तुमने हमारे यंग मास्टर को नाराज करने की हिम्मत कैसे की? आप जीते जीते थक गए होंगे। नेतृत्व करने वाले गार्ड के चेहरे पर एक भयानक भाव था। उन्होंने रुद्रसेन पर मुक्का मारा। ये गार्ड काफी शक्तिशाली था। वे मार्शल मास्टर दायरे के 10वीं आकाशीय परत पर थे और निश्चित रूप से उन्हें एक विशेषज्ञ माना जा सकता था। हालांकि उनका प्रतिद्वंदी रुद्रसेन की तरह एक विशेषज्ञ था। रुद्रसेन ने उपहास किया और एक मुक्का फेंका। बैंग! अचानक दोनों पक्ष एक दूसरे से जोर से टकराए, जिसके बाद एक कर्कश आवाज आई। बाकी गार्डों ने देखा कि रुद्रसेन पर हमला करने वाले पहले गार्ड का हाथ सीधे टूट गया था। फिर रुद्रसेन की मुट्ठी बेरहमी से गार्ड की छाती में टकराई। खचा! गार्ड की छाती सीधे ढह गई। रुद्रसेन के मुक्के से उनकी उरोस्थी टूट गई। उसका शरीर टूटी हुई डोरी की तरह उड़ गया और जमीन पर गिर गया। वो पहले ही मर चुका था। रुद्रसेन ने उसे एक ही मुक्के से मार दिया। ये बच्चा जंगली है, चलो एक साथ हमला करते हैं। रुद्रसेन द्वारा एक ही मुक्के से मारे गए पहले गार्ड को देखकर बाकी गार्डों के चेहरे बदल गए। कोई जोर से चिल्लाया और 1 दर्जन लोग आगे बढ़े। शूं! हालांकि रुद्रसेन की गति बहुत तेज थी। वो एक पद चिन्ह की तरह गायब हो गया। वो भीड़ में घुस गया और मुक्के के बाद मुक्का फेंका। बैंग बैंग बैंग! टकराव की दबी हुई आवाजें एक के बाद एक सुनाई दीं। एक के बाद एक गार्डों को रुद्रसेन द्वारा उड़ा दिया गया। भयानक चीखें हवा में लगातार फैल रही थीं। रुद्रसेन ने उन्हें एक ही आक्रमण में मार दिया था। उसने एक ही मुक्के से एक गार्ड को मार दिया। वे गार्ड इंतहाई मजबूत थे, लेकिन रुद्रसेन के सामने उनके और रुद्रसेन के बीच बहुत बड़ा अंतर था।
पलक झपकते ही 7-8 गार्डों की मौत हो गई। शेष 6-7 इतने डर गए थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यंग मास्टर, जल्दी चले जाएं। कुछ गार्ड पीले चेहरे के साथ चिल्लाए। इस समय वे रुद्रसेन के साथ लड़ाई जारी रखने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? जहां तक अभिमानी शाहिल की बात है, वो लंबे समय से आधे मौत से डर गया था। शाहिल वास्तव में दूसरी पीढ़ी का युवा मास्टर था। हालांकि वो 7वीं लेयर का मार्शल मास्टर भी था, लेकिन रुद्रसेन के सामने वो बहुत कमजोर था। शाहिल ने देखा कि उसके 10वीं लेयर का मार्शल मास्टर गार्ड रुद्रसेन ने एक ही मुक्के से मार दिया, तो उसे तो छोड़ दे। इस समय वो रहने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वो मुड़ा और भागा। रुद्रसेन ने उपहास किया, अगर मैं किसी को मारना चाहता हूं तो वे निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे। उसने 40 से 50 मीटर की छलांग लगाई। उसकी गति बहुत तेज थी। एक पल में वो शाहिल के सामने आ गया। उसे मार डालो, जल्दी करो और उसे मार डालो, शाहिल डर के मारे चिल्लाया। बज़! गार्डों ने तुरंत अपनी उड़ती तलवारों का इस्तेमाल किया। शाहिल वास्तव में एक बड़े कुलीन परिवार का युवा मास्टर होने के योग्य था। उसके पास वास्तव में उड़ती तलवारों जैसे खजाने थे। उड़ती तलवारें, हवा के माध्यम से हत्या। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।